हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। तो मैं लेके आया हूँ जेईई एडवांस 2026 पेपर 2 का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। हालांकि पेपर को अगर देखें ओवरऑल तो पेपर कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टफ नहीं था। मतलब जो जेईई एडवांस का रुतबा है ना, दो तीन क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे, अदरवाइज बाकी तो मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस आप कह सकते हो। इवन एक दो क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड भी अगर आपने पढ़ाई करी है तो एक दो क्वेश्चन क्रैक किए जा सकते थे, है ना, जिसपे काफी मीम्स भी बन रहे हैं, आपने देखे होंगे। तो एनीवेज वही कॉम्प्रोमाइज, मतलब जो मैथ्स को थोड़ा लीनियंट रखा गया, वही चीज आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में उन्होंने थोड़ा एक्सट्रीम कर दिया। तो ओवरऑल एक बैलेंस्ड पेपर था। तो हम ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ कोई कम जाएगा। चलिए एनीवेज सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। तो पेपर 2 के अपन एक एक क्वेश्चंस को लेते हैं। तो पहला जो सेक्शन था दैट वाज अगेन लाइक सिंगल चॉइस क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन थे इसमें, हर क्वेश्चन में +3 मार्किंग और -1 का नेगेटिव था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि वेक्टर में है, क्वेश्चन है कि ए और बी दो वेक्टर है। लेट पी क्यू आर बी द पी थ्री पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर ए बी एंड ए प्लस बी। मतलब इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए प्लस बी। नाउ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। नाउ इफ मोड ए प्लस बी बराबर रूट 21 दिया हुआ है, तो मोड ए प्लस बी रूट 21 दिया हुआ है, ठीक है। और चलो ये सब लिख लेंगे, ये तो दिया ही हुआ है। नाउ इफ ए एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर, ए एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर है किसके, ए माइनस बी के। ऑब्वियसली इसका डॉट जीरो होगा, तो ए डॉट ए माइनस बी जीरो होगा। और इसको डॉट करोगे तो ये आएगा ए डॉट ए मोड ए का स्क्वायर और ए डॉट बी बराबर में ये आ जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये रिजल्ट हमें पता है। दूसरा रिजल्ट हमें क्या पता है कि पूछा क्या है इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीआर। अब देखो ओपीआर, इसका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ओपी और ओर दो वेक्टर बनाए आपने, तो ओपी क्रॉस ओआर का मैग्नीट्यूड हाफ, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। हाफ ऑफ ओपी क्या है, ए, और ओआर क्या है, ए प्लस बी। अब आप जब इसको क्रॉस करोगे तो ए क्रॉस ए तो जीरो हो जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा, ए क्रॉस बी हाफ। तो आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। अब ए क्रॉस बी के लिए अब ये दो चीजें भी दे रखी हैं। अब चाहे तो आप इसको स्क्वायर करके ओपन करके थीटा वीटा निकाल लो, मोड ए मोड भी निकाल लो, या आप सीधा देखो, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो इधर से मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी आएगा, इधर से मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी आएगा। जब दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर बराबर 21 प्लस 9 30 आएगा। मतलब मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर बराबर 15 आएगा। ठीक है जी, एक चीज ये आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने कैसे करा, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करा। ऐसे इन दोनों को स्क्वायर करके अगर घटा दूंगा तो मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab माइनस 2ab 4a डॉट बी। तो 4a डॉट बी बराबर 21 माइनस 9 कितना आएगा, 12। तो यहां से a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नाउ ये a डॉट बी की वैल्यू 3 आ गई, ये वैल्यू अगर मैं इसमें रखता हूँ 3, तो यहां से मोड ए स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई। अब ये वैल्यू 3 वापस इसमें रखता हूँ तो यहां से मोड बी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपको ये देखो मोड ए मोड बी साइन थीटा है। अब या तो साइन थीटा निकालने के लिए आपको यहाँ पर कोस थीटा निकाल लो, या एक और आइडेंटिटी आपने पढ़ी होती है, इवन बोर्ड्स में भी होती है, एनसीईआरटी में लैग्रेंजेस आइडेंटिटी होती है ना, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो मोड ए मोड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर मोड ए मोड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, वन हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू पुट करके डायरेक्ट मोड ए क्रॉस बी का स्क्वायर निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी कितना है 3, है ना 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और मोड ए स्क्वायर कितना है 3 और मोड बी स्क्वायर कितना है 12। तो 3 से 12 3 36, 36 माइनस 9 मोड ए बी का स्क्वायर 27 आ गया। तो मोड ए क्रॉस बी कितना आ गया, 3√3। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 3√3। तो 3√3/2 ये आपका आंसर है, सी आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉनिक सेक्शन से, लेट टी बी द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x 16x। तो y स्क्वायर बराबर 16x है। ठीक है, इसकी टेंजेंट है किस पे, यहाँ 64,32 पे। ठीक, अब 64,32 अगर इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म लगाए तो इसका a कितना है 4, तो ये होगा 4t² 288t। मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, सॉरी 4 आ गई, t की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है भाई, अब इस पे आपने क्या बनाई, टेंजेंट बनाई, इस पे आपने टेंजेंट बनाई। ठीक है जी, ये बात हो रही है। नाउ लेट l बी द टेंजेंट टू द सेम पैराबोला एट द पॉइंट x1 y1। एक और कोई पॉइंट x1 y1, उस पर भी ये टेंजेंट है, कोई दूसरी लाइन, एक दूसरी लाइन है। ठीक है जी। अब जो वो लाइन है L,
देखो ये लाइन है t बराबर 0 और ये लाइन है l बराबर 0। अब वो कह रहे हैं l और t परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है, तो l और t एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब यहां आपको कोनिक की प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए कि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स अगर जो कोनिक की होती हैं उनका जो लोकस होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। वो क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं दो टेंजेंट बनाता हूं तो वो दोनों परपेंडिकुलर तो होती हैं, बट उन दोनों के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो एक फोकल कोड बनते हैं। क्या होते हैं, फोकल कोड के होते हैं, मतलब ये फोकस से पास हो। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि फोकल कोड के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बनाएंगे तो वो आपस में परपेंडिकुलर होती है और डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करती है। तो अगर आपको बोला ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो पक्की बात है ये फोकल कोड के एंड पॉइंट से पास हो रही होंगी, इसका मतलब ये एस से पास हो रही होंगी। तो बस अब ये चीज आपको पता लग गई तो अब आपको दूसरी चीज ये पता लग जाएगी कि ये दोनों फोकल कोड के एंड पॉइंट्स हैं। तो अगर इसका पैरामीटर टी है तो ये जो पॉइंट है ये x1 y1, इसका जो पैरामीटर होगा इसका पैरामीटर होगा -1/t, -1/4। तो ये जो पॉइंट आएगा ए टी स्क्वायर, तो ए कितना है 4, टी स्क्वायर 1/16 तो 1/4 आ जाएगा। और 2at, ए कितना है 4, 4 4 कट गया 2a तो -2, तो ये पॉइंट ही आ जाएगा। ठीक है, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड फोकस, तो इस पॉइंट के बीच और फोकस के बीच डिस्टेंस पूछिए और फोकस क्या आ जाएगा a, 0 4, 0। तो मान लो ये पॉइंट s है और ये पॉइंट आपका p है, तो आपसे sp पूछे, तो वैसे तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ये आपको पता है sp डायरेक्ट फोकल डिस्टेंस होती है a 1 + t स्क्वायर। a कितना है 4, 1 प्लस इसका t कितना है 1/4 माइनस उसका स्क्वायर 1/16, तो 17 + 16 + 1 17/16। ठीक है जी, ये 4 से 4 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 17/4। अगेन आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो प्रॉपर्टी बेस्ड ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, लेट एक फंक्शन है r2 r प्लस सच दैट दिस इज द सॉल्यूशन, लेट y विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब y एक फंक्शन है, उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है, मतलब इसका सॉल्यूशन y है। तो अगेन इसको देख के आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। उसके बाद ये तो इनिशियल कंडीशन दी है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालने के लिए और फिर वैल्यू पूछिए। तो इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो पर्पस है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हाँ भी वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस लाडी है ना, लीनियर डिफरेंशियल कौन सा है। तो अगर आप देखोगे बहुत इजीली आपको ये दिख जाएगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल है ना, सारा y एक तरफ हो जाएगा सारा x एक तरफ। कैसे, अगर आप इसके न्यूमरेटर को देखें तो y³ कॉमन आ जाएगा, तो वो लिखा हुआ है e⁻5x + 1, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ जाएगा e⁻x, तो वो आ जाएगा 1 + y4। ठीक है, अब आप सारा y उधर भेज दो, सारा dx को इधर भेज दो। तो देखो ये इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, dy × 1 + y4 अपॉन y³, और इधर e⁻x से डिवाइड करोगे तो 5x/x क्या हो जाएगा 4x प्लस e⁻−x, और dx इधर आ जाएगा। ठीक है जी, dx इधर आ जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा। बस यहीं से अब गेम बनाना है, इसको इंटीग्रेट कर लो, और इधर वाले को भी ये 1/y³ को क्या लिख सकते हो y⁻³ प्लस y dy, इसका इंटीग्रेशन, इधर से e⁻4 का इंटीग्रेशन e⁻4x/4, e⁻−x का e⁻−x अपॉन -1 प्लस c, ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ y⁻−3 का इंटीग्रेशन देखो -3 आ गया है, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हो -3 + 1, तो y⁻−2 तो नीचे आ जाएगा 1/y², और अपॉन में भी -2 तो -2y², और y का इंटीग्रेशन y²/2 बराबर e⁻4x/4 प्लस माइनस e⁻−x प्लस c, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, नाउ आपको इनिशियल कंडीशन निकालने के लिए बोला है x की जगह 0 रखो, तो y आपका कितना आ जाएगा 1/√2 आएगा। तो देखो अगर x की जगह 0 रखूंगा तो यहाँ 0 रखूंगा तो ये 1/4 और इधर -1 प्लस c, इधर मैं 1/√2 रखूंगा तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2/2 1/4, और 1/√2 का स्क्वायर 1/4, 2 को 1/4 से काटूंगा 2 2 4, नहीं y² 1/2 1/2 2 2 कट जाएगा -1, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 से -1 कट गया, 1/4 से 1/4 कट गया, मतलब मुद्दे की बात है c क्या आ गया 0 आ गया। बस अब उसके बाद y में फंक्शन की जगह क्या रख दो ln2। ठीक है, तो ln2 रख दो, मतलब x की जगह, तो -1/2y² प्लस y²/2
देखो x की जगह अगर ln2 रखोगे तो ln2 e की पावर 4 ln2 अगर रखोगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 16, 16 बटा 4 क्या आ जाएगा 4, माइनस फिर e की पावर माइनस x की जगह ln2 रखोगे, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा हाफ, ये हाफ आ जाएगा, c तो 0 हो ही गया, 2 4 8 माइनस 7 बटा 2, नाउ माइनस 2y² से 2y² से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन, 2y² से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इधर से आ गया, 2 से 2 कट गया, y² y4 हो गया, बराबर में 2 से 2 कट गया 7y² आ गया, तो यहां से क्या आ जाएगा y की पावर 4 -7y² -1 बराबर 0। श्रीधराचार्य जी को याद करो, y² क्या आएगा -b प्लस माइनस b² -4ac, तो 49 प्लस 1 √53/2a। ठीक है, अब देखो 7 माइनस √53 करोगे तो √53 7 से बड़ा हो जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और y² नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपका ये माइनस वाला आंसर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ओनली 7 प्लस √53/2, ये y² आ जाएगा। अगर y² ये आ गया तो y का आंसर क्या आएगा √ प्लस माइनस आएगा, लेकिन अगेन आपकी रेंज r प्लस है तो आपका प्लस वाला आंसर आएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन डायरेक्ट बहुत इजी सवाल, बस थोड़ी कैलकुलेशन है, आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए हाँ नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन है, ये तो काफी आसान स्ट्रेट क्वेश्चन है, 1/3 की पावर x + 3। देखो इसमें क्या करो, 3 की पावर x + 3 को t बोल दो, तो 3 की पावर x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, 3 की पावर x इंटू ln3 भी आएगा ना dt, तो 3 की पावर x को क्या बोल दोगे, dx को क्या बोल दोगे, dx को dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन ln3, और 3 की पावर x की जगह क्या लिख दोगे t - 3। ठीक, तो यहां से ये क्या आएगा i बराबर 1/3 की पावर x + 3 1/t - 3 ln3 dt, और लिमिट भी बदलोगे क्योंकि t में चला गया, तो 0 रखोगे तो 3 की पावर 0 1 + 3 4, और 2 रखोगे तो 9 + 3 12, ये आ जाएगा। अब अपन इसको करें अगर, तो 1/ln3 बाहर, और ऊपर नीचे की फोटो ऊपर, t - 3 ऐसे लिख सकते हो, t - 3। ठीक, ऐसा क्यों करा, ताकि ये सेपरेट करेंगे तो कट जाएंगे, और ये ऊपर 3 आ गया तो उसको एडजस्ट करने के लिए 1/3 भी लिख दिया हमने। ठीक है भाई, क्लियर है। एक सेकंड, एक ये हमने a की पावर x इंटू ln, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक, ओके ठीक है। अब यहां से ये 1/3 ln3 आ गया, और जब इसको कट करोगे इधर से t से t कट जाएगा, तो 1/t - 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा ln t - 3, और इसका t - 3 से t - 3 कटेगा तो क्या आएगा 1/t का ln t, और ln a - ln b, तो ln t - 3/t लिख दे दो। लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 12, अपर लिमिट रखोगे तो 12 - 3 9 बटा 12, और 3/4 आ जाएगा ये, है ना, चलो 9/12 लिख लो एक, माइनस ln 4 - 3 रखोगे तो 1/4, तो इसको ओपन करोगे ln 3 3 9 ln3 माइनस ln4, और इधर खोलोगे तो ये 4 की पावर -1 तो प्लस ln4, ये ln4 कट जाएगा, ln3 बचेगा, है ना, और ये जो ln3 है ना ये डिनोमिनेटर में है, नीचे है नीचे ln3, और ये ln3 से ln3 भी कट जाएगा, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या इसमें ये भी कर सकते थे कि 3 की पावर x को ना कॉमन ले लेते और उसको ऊपर भेज देते, तो ऊपर बन जाता 3 की पावर -x, और ये बन जाता 3 + 3 की पावर -x, है ना। और अब देखो a की पावर x का डेरिवेटिव में क्रिएट हो जाता है, मतलब अब मैं बोलता 3 + 3 की पावर -x को t, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है 3 की पावर -x इंटू -x का -1 इंटू ln3 dx बराबर dt, तो भी ये पूरा t में जाके कन्वर्ट हो सकता है ना। खैर एनीवेज इससे भी हो गया, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट सेक्शन दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट, जिसके अंदर वही पार्शियल मार्किंग रहती है +1 +2 वाला, और इसके अंदर इस बार जैसा कि पेपर 1 में भी यही था कि नेगेटिव मार्किंग -2 की जगह -1 करा था, तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन पॉइंट था। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, अच्छा इन द सेंस कि ये क्वेश्चन को अगर अपन फर्स्ट टाइम में देखते हैं, है ना, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत लेंदी काम हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन क्या है कि एक, चलो ये r बार हो गया, कंसीडर द फंक्शन दिस, अब वो कह रहा है fx जो है fx वो इस फंक्शन का 10th डेरिवेटिव है, मतलब इसको 10 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
तो तुम वो लिखा भी हुआ इसमें, और देन उसके बारे में कुछ कुछ पूछा। तो भाई अब तुम समझ रहे हो, चिथड़े उड़ जाएंगे अगर तुम कोशिश करोगे। मान लो, चलो अपन थोड़ा सा इसको ट्राई करें कि अगर गरीब सोच रखें, है ना, गरीब सोच क्या होगी, है ना, जो हर वो ऑब्वियसली हर कोई ट्राई करेगा, है ना, मैंने भी उसी से पहले ट्राई करा था कि सर इसको मैं एक बार वाई बोल दूं, ये अंदर वाले को मैं एक बार वाई बोल देना, क्योंकि वाई का डैश फिर डैश ऐसे 10 बार करेंगे तब एफ आएगा। तो वाई का डैश क्या होगा, 10 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 9 आ जाएगा, फिर इंटू 2x आ जाएगा। ये तो वाई डैश हुआ। ऐसे ही वाई डबल डैश निकालोगे, अब यहाँ ये यूवी रूल लगेगा, फिर जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 10 इंटू 9 आएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 8, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x। ठीक है, ये अगर u है तो ये पूरा u डैश है ना, ये 10 को छोड़ के, मतलब ये पूरा u मान लिया, तो ये पूरा u डैश है इंटू v एज इट इज प्लस u एज इट इज इंटू v का डेरिवेटिव 2v डैश। अभी तुम समझ रहे हो, तो 2 बार डिफरेंशिएट करें, ऐसे इसको तीसरी बार जब करेंगे फिर इसमें u v और ये 3 टर्म और ये, है ना, बस समझ जाओगे, है ना, दिमाग खराब कि भैया ऐसे तो नहीं करना। मतलब वो तो चाहते ही हैं कि तुम ऐसे सोचो और तुम अटको और तुम क्वेश्चन को छोड़ दो, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ऐसे तो नहीं करना। ठीक है, तो फिर मैंने कहा चलो यार, अब क्वेश्चन में ये कोफिशिएंट, अब ये भी देखो कि ये जो करेंगे ऐसे करते 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 कोई पोलिनोमियल आएगा, तो आपसे उसके बारे में पूछा उस पोलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8 क्या होगा, उसकी वैल्यू f(1 + f(-1) क्या होगी, उसकी डिग्री क्या होगी, कांस्टेंट टर्म क्या होगा। तो एक बात बताओ, कोई एक ऐसी चीज है जो आप कुछ भी ना करें, बिल्कुल हल्का सा, मतलब आप इस क्वेश्चन को 1-2 मिनट भी ढंग से सोच लें तो 1 नंबर तो पक्का ला ही सकते हो पार्शियल मार्किंग से। क्या कि भाई ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, 20 डिग्री का, है ना। आप खुद सोचो मन में, अगर 20 डिग्री का कोई पोलिनोमियल है a20 x20 a19 x19, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी डिग्री 19 रह जाएगी, 2 बार करूंगा तो 18 रह जाएगी, 3 बार करूंगा तो 17 रह जाएगी, 4 बार करूंगा तो 16, 5 बार करूंगा तो 15, 10 बार करूंगा तो कितनी रह जाएगी 10। तो एक ये पार्ट ऐसा था जिसमें कुछ भी नहीं सोचना था, आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे। ठीक है ना, तो ये होती है स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, चलो ये तो हो गया 1 नंबर की बात। सर ये तो चलो आपने ऑप्शन में से एक ऑप्शन कर लिया, बट गेम अभी भी है कि ये क्वेश्चन क्रैक कैसे करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स कैसे बताएंगे, वैल्यू कैसे बताएंगे, है ना। तो उस पे अब गेम शुरू करते हैं। तो उसके लिए अब आप देखो, है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा ये स्मार्टली बिल्ड किया गया कि जो बच्चा इस ट्रैक पे चला गया उसकी तो कहानी खत्म होगी, निपट जाएगी। लेकिन अब आपको ये बताइए यार इसको ऐसे तो नहीं करना। दूसरी बात, आपको ऑप्शन से भी हिंट लग जाना चाहिए, ये फैक्टोरियल वगैरह दिख रहा है ना, मतलब कहीं तो वो बायनोमियल, एनसीआर या इन सब की रिक्वायरमेंट आएगी, तो मतलब आपको ये दिख जाना चाहिए कि यार इसको मैं ऐसे क्यों देख रहा हूँ, इसको मैं ओपन क्यों नहीं कर लेता, इसको बायनोमियल लगा के ओपन कर लो। जैसे फर्स्ट टर्म क्या आएगा, tan c0 x की पावर 20 माइनस tan c1 x की पावर 18 प्लस tan c2 x की पावर 16 माइनस tan c3 x की पावर 14। इस तरह करते जाओ, करते करते लास्ट टर्म क्या आएगा, देखो 2-2 डिग्री कम हो रही है, 11वां टर्म में लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, और लास्ट टर्म में tan c tan इवन वाला टर्म आएगा तो वो प्लस से आएगा, tan c tan और 1 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि 1 की पावर 10 आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की पावर खत्म हो जाएगी। ये लिखा हुआ है आपका y, जिसको मैंने शुरू में y बोला हुआ है। अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा y डैश, तो देखो tan c0 तो खत्म ही हो गया, 20 आगे आएगा, x की पावर 19 आएगा, फिर tan c1 लिखा हुआ है 18 आगे आएगा, x की पावर 17 आएगा। इस तरह से सारी कहानी चलती रहेगी। फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो y डबल डैश में क्या आएगा, 20 इंटू 19 आएगा, फिर x की पावर 18 आएगा, फिर इधर माइनस tan c1 तो है ही, फिर 18 इंटू 17 आएगा, फिर x की पावर 16 आएगा। तो इस तरह से आपको पता है एक सिमेट्रिसिटी चलती रहेगी। अब यहां से आप चीजें क्रैक कर सकते हो। अब आप देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 पूछा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8। अब आप खुद बताओ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 क्या होगा। पहले तो ये देखो, इसको एक बार डिफरेंशिएट करा 19, 2 बार डिफरेंशिएट करा 18, ऐसे 10 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी पावर बचेगी 10, मतलब फाइनल 10 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। ऐसे 18 वाले को डिफरेंशिएट करूंगा तो 18 को, अब ये पावर 2 कम हो गई, इसको 10 बार डिफरेंशिएट करा तो इसकी पावर 10 बच गई, इसको 10 कम करेंगे तो इसकी पावर 8 बचेगी, है ना। तो इसकी पावर मतलब ये जो टर्म है ना, इसको जब 10 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तब जो टर्म आएगा वही x की पावर 8 होगी, उसका कोफिशिएंट। उसका कोफिशिएंट अब देखो ए ऑप्शन के लिए बात करूं अगर मैं, कि भैया माइनस tan c1 तो आना ही आना है, और साथ में ये 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, इस तरह करते करते कब तक आएगा। देखो ये 5 बार डिफरेंशिएट करा, 2 3 4 5 बार करा तो 14 आया, फिर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, मतलब 9 तक आएगा ये। ठीक है, अब इसको कमी किस चीज की है, 1 से लेके 8 फैक्टोरियल की, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो अल्टीमेटली माइनस tan c1 मतलब माइनस 10 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो ये भी आपका सही हो गया। ठीक है, नाउ अब कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म क्या होगी, तो देखो ये पहली टर्म x की पावर 10 आएगी,
फिर अगली x की पावर 8 आएगी, फिर अगली x की पावर 6 आएगी, फिर अगली x की पावर 4 आएगी। समझ में आ रही है बात? नहीं 6 नहीं आएगी, सॉरी, हाँ 10 बार करोगे तो 6 ही आएगी, फिर इसकी 10 बार करोगे तो 4 आएगी, फिर अगले वाले की 12 वाले में करोगे तो 2 आएगी, फिर जो अगला होगा x की पावर 10 वो 0 आ जाएगा, मतलब उसकी उसमें x की पावर 0 आएगी। तो जो कांस्टेंट टर्म होगा ना इसके आगे के आगे, मतलब जो माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो -10c5 इंटू एक्स की पावर जो 10 होगी, इसको अगर मैं 10 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो आगे क्या उतरेगा 10, फिर 9, फिर 8, ऐसे करते करते लास्ट में 1 आएगा और लास्ट में एक्स की पावर 0 बचेगी जो कांस्टेंट आएगा। तो ये आ जाएगा -10c5 इंटू 10 फैक्टोरियल, तो -10c5 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो ये आंसर सही नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो मतलब अब तक मैंने इतना डिसीजन ले लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे क्रैक करना था। नाउ अभी भी एक पार्ट चैलेंजिंग है कि सर FO1 और FO-1 क्या होगा। अब अगर मान लो आप इसी लॉजिक से सोचें कि अब जो लास्ट में ऐसे करते करते एक सीरीज बना ले और फिर उसमें 1 रखे और -1 रखे, तो उसमें फिर एक बायनोमियल में गंदा सा एक्सप्रेशन बनेगा और उसको डील करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको करने के लिए एक और शिकारी या एक और स्मार्ट अप्रोच है, वो ये है, ठीक है, कि x² - 1 की पावर 10 को तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि ये लिखा हुआ है x+1 इंटू x - 1 की होल पावर 10 और x+1 की पावर 10 और इंटू x - 1 की पावर 10, ठीक है। इसको भी y की तरह ट्रीट कर सकते हो। सर ऐसा क्यों? अब एक चीज देखो, ये मान लो u है और ये v है, तो आपको पता है पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा y डैश तो क्या आएगा 10 आगे, मतलब पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा u डैश इंटू वी प्लस u v डैश, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा u डबल डैश v प्लस u डैश v डैश प्लस u डैश v डैश, और इसको छोड़ दूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो u v डबल डैश। तो ये एक ना पैटर्न बनता है, हालांकि मैं क्लास में पढ़ाता भी हूँ मिसलेनियस पॉइंट्स में डिफरेंशिएशन के अंदर, तो ये एक बायनोमियल की तरह फॉलो करेगा कि u डैश v है ना, तो ये u डैश v प्लस 2u डैश v डैश प्लस u v डबल डैश, मतलब आप ऐसे सोचो ये आ गया 2c0, u का सेकंड डेरिवेटिव, फिर v का जीरोथ डेरिवेटिव, फिर 2c1, फिर u का फर्स्ट डेरिवेटिव, v का फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर 2c2, फिर u का जीरोथ डेरिवेटिव और v का सेकंड डेरिवेटिव। तो ऐसे ही अगर मैं इसका ये ऐसे 10-10 बार करूंगा या इसको ऐसे लिखूंगा मैं, इसका अगर मैं 10th डेरिवेटिव करूंगा तो उसी को तो f बोल रहे हो आप, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 10c0, u का 10th डेरिवेटिव, v का जीरोथ डेरिवेटिव, इसमें ये v की पावर 0 का मतलब ये नहीं है कांस्टेंट है, v की पावर 0 का मतलब जीरोथ डेरिवेटिव, मतलब खुद v बैठा है यहाँ, फिर 10c1 u का 9th डेरिवेटिव, v का फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर 10c2 ऐसे u का 8th डेरिवेटिव, v का सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे करते करते लास्ट में जो आएगा सेकंड लास्ट 10c9 u का फर्स्ट डेरिवेटिव, v का 9th डेरिवेटिव प्लस 10c10 v का 10th डेरिवेटिव, ये आएगा। ये जिनको नहीं पता था उसके लिए मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, जिनको पता है वो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे। हाँ भी सर ऐसे करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि अगर जैसे आपने पहले करा है ये वाला जो पार्ट करा है, इसमें अगर आप ऐसे सीरीज पूरे हर एक टर्म को देखोगे कि ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, फिर उसमें 1 और -1 रख के देखना भैया बहुत मुश्किल है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए हमने थोड़ा अलग अप्रोच से सोचा है ना, जेई एडवांस के मल्टीपल करेक्ट की यही खासियत होती है कि कई बार एक अप्रोच से कुछ ऑप्शंस आपने डील कर लिए, बट कुछ एक दो ऑप्शंस और मान लो बी और सी के लिए आपको कुछ अलग अप्रोच से क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज यहाँ लगा रहे। अब मैंने कहा ध्यान दो स्मार्टली कि अब मैंने अगर एफ के अंदर 1 रख दिया, एफ के अंदर 1 रख दिया, तो अब एक चीज देखो यू क्या है, यू x+1 की पावर 10, ठीक है। अब अगर मैं u का फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा, u का फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा तो 10 आगे आएगा, और सॉरी यहाँ पे भी v की पावर 10 है तो ये u की पावर 0 है, ठीक है। u की पावर 0 मतलब u एज इट इज बैठा है, u एज इट इज बैठा है मतलब x+1 की पावर कितनी है 10, ठीक है। और ऐसे यहाँ v की पावर 0 है, v की पावर 0 का मतलब है इसमें x - 1 की पावर कितनी है 10, ठीक है। अब यहाँ v का पहला डेरिवेटिव है, v का पहला डेरिवेटिव है मतलब 10 आगे x - 1 की पावर 9, ऐसे v का दूसरा डेरिवेटिव है 10 × 9 × x - 1 की पावर 2, ऐसे करते 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 हर फैक्टर में यहाँ तक x - 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो बाकी कुछ भी है बाहर में जाए, हमें क्या मतलब है, हमने कहा x उसकी जगह 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 रखेंगे तो ये टर्म क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा तो 0, ये आ जाएगा तो 0, ये आ जाएगा तो 0, इस तरह करते करते इसमें भी क्या आ जाएगा 0। सिर्फ ये टर्म ऐसा होगा जिसमें क्या बोलते हैं v का 10th डेरिवेटिव हो चुका होगा। 10th डेरिवेटिव जब होगा तो मतलब 10th डेरिवेटिव ये 10 बार डिफरेंशिएट होगा, 10 9 8, तो ये जो टर्म है ये क्या आएगी 10 9 8, ऐसे करते करते 1 और इंटू x+1 की पावर बचेगी, तो ये 10 फैक्टोरियल आ जाएगा और ये कुछ नहीं आएगा, और इधर x की जगह 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 10,
सिमिलरली जब x की जगह -1 रखोगे तो जो काम इसके साथ हुआ है वही काम u के साथ होगा, वही काम u के साथ होगा कि भैया यहां u के x प्लस 1 की पावर 10, फिर यहाँ 10 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 9, ऐसे हर जगह x प्लस 1 का फैक्टर हर टर्म में आएगा और उसमें x की जगह माइनस रखोगे वो भी जीरो, वो भी जीरो, वो भी जीरो, वो भी जीरो, एट लास्ट सिर्फ यही टर्म ऐसा होगा जिसमें 10 फैक्टोरियल आएगा और वो नहीं आएगा। और यहाँ वन रखोगे -1 रखोगे तो -2 की पावर 10, अगेन 2 की पावर 10, और 10 से 0 1 ही होता है और 10 फैक्टोरियल। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तब आप बोल सकते हो 2 टाइम्स 10 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 10 आ जाएगा, मतलब 2 की पावर 11 आ जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 11, तो ये भी आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी, है ना। ये एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था पेपर 2 का और अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, सेकंड मल्टीपल इफ ए बी सी बी द पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो पहली बात तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि ए बी सी पॉजिटिव है ना, इसको नहीं भूलना, और इंटीजर है, ठीक। और एपी में, एपी में मतलब 2b बराबर a प्लस सी है, ठीक है, या b माइनस ए बराबर सी माइनस बी है, तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलना, ठीक। सच दैट ये इक्वेशन है, ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो भी इंटीग्रल सॉल्यूशन है ना। एक एक शब्द का महत्व है, डेटा में कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ एबीसी में खेल रहा है, इंटीजर पे खेल रहा है, और उसके बाद कुछ कुछ पूछा है, तो गरीब आदमी तो वैसे ही बिखर जाए। लेकिन आप मान लो इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तब आप देखो, और कुछ नहीं तो कहानी की शुरुआत आप कर सकते हो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब आप एक छोटी छोटी चीजें समझो, कहानी की शुरुआत होगी कैसे कि भाई अल्फा और बीटा ये एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर। इसका मतलब डेफिनेटली ये चीज भी क्या होगी, एक इंटीजर होगी। इसका मतलब b बराबर, मतलब इस इंटीजर होगी तो ये एक इंटीजर तो होगी, और इस इंटीजर को मैं कुछ मान लेता हूं, मान लो मैंने λ1 मान लिया, तो माइनस बी बाय ए बराबर क्या होगा, λ1। तो यहां से b बराबर क्या होगा, माइनस ए λ1। ठीक है जी, क्या ये बात क्लियर है। दूसरी चीज इन्होंने बोला एबीसी पॉजिटिव है, तो देखो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, इसका मतलब λ1 डेफिनेटली क्या होगा, नेगेटिव होगा, और λ1 क्या होगा, इंटीजर होगा, मतलब i माइनस होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, इस चीज का ध्यान रखना। सिमिलरली अल्फा बीटा ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, इसका मतलब ये भी एक इंटीजर होगा। इस इंटीजर को मैंने बोल दिया λ2, तो c बराबर क्या हो गया, a λ2 आ गया। अब आप ध्यान दें, c भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है, a भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो λ2 होगा, λ2 होगा, λ2 वो जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना, क्योंकि λ2 तो इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। नाउ बस इतना दे रखें, अब कहानी शुरू होती है, ये चीजें हमने इंटरप्रेट करनी जरूरी है, बिना इसके हम समझेंगे कैसे। नाउ पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, c माइनस बी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए, c माइनस बी, तो c माइनस बी है क्या, c माइनस बी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए, तो c क्या है, a λ2 माइनस b क्या है, माइनस माइनस a λ1, a कॉमन आ गया, λ1 प्लस λ2, और ये दोनों इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ है, यस है, तो पहला पार्ट तो हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल है, हाँ जी है, ठीक। दूसरी बात, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ओड इंटीजर, है ना। तो ये बात कैसी होती है, ये बात अब आप ध्यान दो, यहां से अभी हमने कंडीशन देखो, हमने ये सब यूज कर लिया, अभी हमने ये कंडीशन यूज नहीं करी, बी माइनस है सी माइनस बी, तो यहां से भी देखते हैं कुछ गेम बनता है। तो यहां से मैंने कहा ऐसा है, बी क्या है, माइनस ए λ1 और माइनस ए, और सी क्या है, ए λ2 माइनस बी, बी क्या है, माइनस ए λ1 तो प्लस ए λ1, तो यहां से देखो 2a λ2 प्लस a λ1 प्लस a बराबर 0 आ गया, a से a काट दो क्योंकि a b c पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2 λ2 प्लस λ1 प्लस 1 बराबर इंटीजर आ गया। ठीक है भाई, कहानी में यहां तक की बात हो चुकी है। अब अपन क्या करें, इस चीज को नेक्स्ट पेज पे कैरी कर रहा हूं मैं, 2 λ2 प्लस λ1 प्लस 1 बराबर 0। अब देखो यहां से λ1 और λ2 क्या है, λ1 है सम ऑफ रूट्स, λ2 है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
तो लैम्डा 2 है सम ऑफ रूट्स, मतलब ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और लैम्डा 1 है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बस अगर ये चीज आपने ऑब्जर्व कर ली तो अब खेल खत्म, क्योंकि हम यही तो चाहते हैं कि सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कोई रिश्ता मिल जाए, और वो आपको मिल गया, ये मिल गया। अब आप ध्यान दो, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1 बराबर 0। जब भी आपको एक्स वाई टाइप का इस तरह का कभी भी कुछ दिखता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो आपको बताया ना कि इनमें एक्स कॉमन लेके 1 प्लस वाई और फिर वो फैक्टर रिक्रिएट कर लो। सेम वैसे ही अगर मैं इन दोनों में अगर मैं ध्यान दूं, अल्फा कॉमन आ रहा है तो 2 प्लस बीटा क्रिएट हो रहा है। नाउ अब 2 बीटा को क्या चाहिए, 2 बीटा को भी प्लस 4 चाहिए। क्यों 4 चाहिए, क्योंकि 2 बीटा में ये 4 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, बीटा प्लस 2 का फैक्टर बनेगा। ये वाला फैक्टर मैंने रिक्रिएट करा है। अब इधर 4 करा तो इधर भी 4 कर दिया, ठीक है। अब ये वाला एक उधर चला गया तो 4 माइनस 1 3 हो गया। अब अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 ये 3 आ गया। बस यहां से आपका गेम बन जाएगा, यहां से आपका गेम बन जाएगा। कैसे, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, इंटीजर। अल्फा और बीटा क्या है, इंटीजर। तो अब आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, अल्फा और बीटा क्या है, इंटीजर। अब अल्फा बीटा इंटीजर है तो ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। अब दो एक इंटीजर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट 3 हो, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये 1 हो, ये 3 हो, ये 3 हो, ये 1 हो, ये -1 हो, ये -3 हो, ये -3 हो, ये -1 हो। ठीक है, इस केस में हो सकता है। दूसरी चीज आपको ये भी देखना है कि लैम्डा 2 पॉजिटिव है, मतलब अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव है, मतलब अल्फा और बीटा सेम साइन के, अल्फा और बीटा सेम साइन के, है ना। तो चलो यहां से शुरू करते हैं। अगर मैं मान लो 1 और 3 को लिखता हूं तो अल्फा बराबर कितना आएगा 1 और बीटा कितना आएगा -1, और इधर अगर मैं लिखता हूं तो अल्फा बराबर कितना आएगा 1, सॉरी पहले केस में अगर अल्फा प्लस 2 को 1 करता हूं तो अल्फा बराबर कितना आएगा -1 और बीटा कितना आएगा, इसको 3 करेंगे तो 1, और इस केस में अल्फा कितना आएगा 1 और बीटा कितना आएगा -1। तो देखो इन दोनों ही केस में अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, लेकिन अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि लैम्डा 2 क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि सी बाय ए क्या है, पॉजिटिव। या ये कहो सम ऑफ रूट्स जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, है ना। सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो सम 0 आ गया, इसमें तो क्या आ गया, सम 0 आ गया, प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया, तो ये दोनों ही केस रिजेक्ट हो जाएंगे। अब ये वाले केस बचे, तो पहले वाले केस में क्या होगा, अल्फा क्या हो जाएगा -3 और बीटा क्या हो जाएगा -5। दूसरे केस में अल्फा क्या हो जाएगा -5 और बीटा क्या हो जाएगा -3। अब इन दोनों ही केस में सम देख लो अब कितना आ रहा है -8 और प्रोडक्ट कितना आ रहा है 15। सम -8 प्रोडक्ट कितना आ रहा है 15। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा सम माइनस चाहिए, प्रोडक्ट 15 चाहिए, यस। अब ये दोनों केस पॉसिबल है, तो सारी कहानी यहां से होगी, यहां से ये दोनों केस पॉसिबल है। मतलब केस 1 या तो अल्फा -3 है या बीटा -5 है, दूसरा केस 2 या अल्फा -5 है और बीटा -3 है। मुद्दे की बात है दोनों ही केस में दोनों ही रूट्स क्या है, ओड इंटीजर है, यस, दोनों ओड इंटीजर। नाउ अगर सी 15 है तो ए भी 8 होगा, तो सी क्या है, सी ये भी देख लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा सी बाय ए, है ना। तो अल्फा -3, तो अल्फा -3 अल्फा -3, तो यहां से सी बाय ए 15 आ गया, अल्फा बीटा 15 आ गया, अल्फा बीटा 15 आ गया, दैट इज सी बाय ए। और सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा -8 आ गया, और -8 कितना आ गया, -b बाय ए। तो b बराबर कितना हो गया 8 है और c बराबर कितना हो गया 15 है। तो ए बी सी में ये रिलेशन आ गया। नाउ वो कह रहा है बी सी पार्ट में c 15 है, अगर c 15 है तो a 15 है, सी पार्ट में अगर c 15 है तो a 1 हो गया, और अगर a 1 हो गया यहां रखेंगे तो b 8 हो जाएगा। तो a 1 है, b 8 है, a भी 8 है, यस ये भी सही है। चौथा पार्ट अगर b 8 है, अगर b 8 है तो अगर b 8 है डी पार्ट में तो इसका मतलब a 1 है, a 1 है, और अगर a 1 है तो c 15 है, तो फिर तो वही रूट है -3 और -5, तो -3 +3 तो रूट हो ही नहीं सकता, तो ये गलत आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, है ना। तो ये भी एक काइंड ऑफ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हो कि हर किसी को हो सकता है पूरा क्वेश्चन क्रैक ना हो पाए। ठीक है भाई, क्लियर है क्या करा हमने,
सबसे पहले सम लिखा, प्रोडक्ट लिखा, वहां से हम ये समझ में आया ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, इसको एक इंटीजर मान लिया, इसको एक इंटीजर मान लिया, वो उठा के हमने इसमें रख दिया, वहां से हमें पता चल गया कि ये कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन में हमने सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रख दिया, तो वहां से हमें ये पता चल गया अल्फा बीटा में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। वहां से कुछ केसेस आए, कुछ तो इसलिए रिजेक्ट हो गए क्योंकि एबीसी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहे थे, जो बचे उनसे अल्टीमेटली ये रिजल्ट आ गया कि रूट्स ये दोनों होंगे, तो एबीसी में ये पॉसिबल रिलेशंस होंगे। उन्होंने जिस जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करा वो आपका आंसर आ जाएगा, बचे हुए नहीं आएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, लेट एल बी द स्ट्रेट लाइन, ये क्वेश्चन अगेन वेक्टर 3D से, लेट एल बी द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1, 2, 1। ठीक है, मैं थोड़ा स्पेस बना दूं, क्वेश्चन में क्या है क्या दिया है। सीन ये है कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जिसके ऊपर दो पॉइंट है, एक P है 1, 2, -1 और एक Q है 2, 3, 1। S एक पॉइंट है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट R टू द लाइन, मतलब एक R एक पॉइंट है, उससे फुट गिराएंगे तो वो फुट जो होगा वो S हो। ठीक है, नाउ अनदर लाइन है जो R से पास होती है और लाइन को T पे इंटरसेक्ट करती है, सच दैट जो सी एस है, एस डिवाइड करता है पीटी को, तो P इधर है और टी एस इंटरनली करता है, तो मतलब T मान लो इधर है, T मान लो इस तरह का, तो ये सीन है कुछ। ठीक है, R एक लाइन है, R एक पॉइंट है 4, -1, 5, उससे एक लाइन पास करती है जो L लाइन को कट करती है, किस पे? T पे कट करती है, सच दैट जो S है वो PT को इंटरनली कट करता है, किस रेशो में? PS:ST 1:2 रेशो में। ठीक है, तो ये कहानी है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये सब हो गया। नाउ पूछा क्या क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PRT, ऑर्थो सेंटर ऑफ PRT, तो PRT, टी की बात हो रही है, मतलब टी निकालना है, एस निकालना है, ये सब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखो ये PQ लाइन की इक्वेशन लिखो, L की इक्वेशन क्या होगी? x -1 अपॉन 2 - 1 y माइनस y1 अपॉन 3 - 2 1 z z1 अपॉन 1 माइनस प्लस 1 2, ये बराबर क्या आ गया? लैम्डा। तो x बराबर क्या आ गया? लैम्डा प्लस 1, y बराबर क्या आ गया? लैम्डा प्लस 2, z बराबर क्या आ गया? 2 लैम्डा माइनस। एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी टेकन एज दिस, तो मान लो मैंने s पॉइंट को ये मान लिया, s पॉइंट को ये मान लिया। नाउ आपको पता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करते हैं कि अब RS के डायरेक्शन रेशो का PQ के डायरेक्शन रेशो से डॉट जीरो कर देंगे, तो RS के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे? S माइनस R के, तो दिस -4, तो लैम्डा -3, दिस -1, तो लैम्डा +3, 2 लैम्डा -1 -5 -6, और PQ के डायरेक्शन रेशो क्या है? 1 1 1 1 2 1 1 2। हाँ, नाउ इनका डॉट जीरो कर दो, तो लैम्डा -3 प्लस लैम्डा +3 प्लस 2 लैम्डा 2 2 4 लैम्डा -2 6 12 बराबर 0, 4 + 1 6 लैम्डा, 3 से 3 कट गया, 6 लैम्डा बराबर 12, लैम्डा बराबर 2 आ गया। सही है भाई, क्लियर है? ठीक, लैम्डा 2 आ गया, तो एस पॉइंट क्या आ गया? एस पॉइंट, लैम्डा को 2 रखते ही एस पॉइंट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -1, 2 यहां रखो, सॉरी -1 नहीं, हाँ यही रखोगे ना, लैम्डा 2 रखोगे तो 3, कोमा 2 रखोगे 4, और कोमा 4 -1 रखोगे 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका एस आ गया। नाउ टी निकालना है ना, क्योंकि टी निकालेंगे तभी PRT में कहानी पूरी कंप्लीट होगी। अब टी निकालने के लिए क्या करोगे? अब आप देखो इस लाइन पे ही वापस टी को पॉइंट मान सकते हो, तो टी को मैं इसी टर्म्स में एक पॉइंट मान सकता हूं, टी को मैं इसी टर्म्स में एक पॉइंट। अब देखो टी को निकालेंगे कैसे? हाँ, टी को क्यों मानना है? टी को तो सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लो ना। हाँ, टी को तो सेक्शन फॉर्मूला से, आपको एस पता चल गया ना, तो ये 1:2 है, तो मान लो टी का कोऑर्डिनेट एक्स है, एक्स, तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से, प्लस इसको 2 को इससे करोगे, इसके 1 से, तो 2 × 1 2 प्लस एक्स, 2 + x बाय 3 आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर p का कोऑर्डिनेट 1 2 -1 है और इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 3 4 3,
और इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया एक्स वाई जेड, ये टी है, ये आर है, ये पी है। तो और ये रेशियो 1:2 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 बाय 3 बराबर 3, 3 3 9, एक्स बराबर कितना आ गया 7। ऐसे ही 1 इंटू वाई, 2 इंटू 2 4 बाय 3 बराबर 4, 3 4 12, 12 माइनस 4, वाई बराबर कितना आ गया 8। ऐसे ही 1 इंटू जेड प्लस 2 इंटू -1 -2 अपॉन 1 प्लस 2 3 बराबर 3 इंटू 3, ये 3 आ गया, 3 3 9, जेड बराबर कितना आ गया 11। तो मतलब 7,8,11 आ गया, 7,8,11 आया। ठीक है भाई, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर है, लेंथी कह सकते हो, बट दिमाग नहीं खर्च हो रहा कि पता है बस फटाफट ये करो ये करो ये करो। तो नाउ 7 8 11 ये सब आ गया। नाउ अगेन क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीआरटी। तो पीआरटी की बात हो रही है, तो पहली चीज तो इस ट्रायंगल की बात हो रही है पीआरटी की। तो पीआरटी के लिए अगेन आर कितना है, पी कितना है, टी कितना है, ये सब हमें पता है। टी कितना है 7 8 11, 4 माइनस 1 5, 7 8 11, 4 माइनस 1 5, और पी कितना है, पी है 3 4 3, नहीं 3 4 3 नहीं है भाई, पी ये है 1 2 माइनस 1, 1 2 माइनस। अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली कोई दो वेक्टर बना लो, पी आर और पी टी। पी आर वेक्टर क्या हो गया 4 माइनस 1 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 5 5 1 6, और पी टी 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 2 6, 11 माइनस माइनस 1 12। नाउ पी आर क्रॉस पी टी निकाल लो, तो आई जे के 3 माइनस 3 6 6 6 12, इसका क्रॉस करो, -36 -36 -72 आई क्या 36 -36 0, और के साथ 18 18 36 के कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, तो 36 तो कॉमन आ गया, उसका मोड तो 36 ही आ गया, ब्रैकेट में -2i प्लस के का मोड, तो 4 प्लस 1 रूट 36 रूट 5। अब आपको पता है एरिया, एरिया होता है हाफ ऑफ पी आर क्रॉस पी टी, तो हाफ 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 18 रूट 5 आ जाएगा, 18 रूट 5, तो ये आ जाएगा। तो देख रहे हो भाई, कैलकुलेशन जरूर है, कई सारी चीजें निकालनी है, अदरवाइज कुछ खास है नहीं। नाउ अगेन अभी तक तो एक ऑप्शन हुआ है भाई, सी और डी में से अभी तक तो हमारा कोई एक ऑप्शन हुआ है। ठीक है गरीबों, अब ए और बी में से फिर कुछ ना कुछ निकालना है। तो अगेन ऑर्थो सेंटर की बात हो रही है ट्रायंगल पीआरटी की। तो पीआरटी, अब देखो पीआरटी इसकी बात करें, इसका ऑर्थो सेंटर। अब इसका ऑर्थो सेंटर कैसे निकालें, इसका ऑर्थो सेंटर कैसे निकालें? ऑर्थो सेंटर देखो ये कन्फर्म है इस लाइन पे होगा, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, यहां कहीं एच होगा मान लो, है ना, और ये जो लाइन होगी ये मान लो पीएच, ये इसके एल्टीट्यूड के परपेंडिकुलर होगी। तो देखो आर पता है, एस पता है, मुझे आर एस की इक्वेशन पता है, तो मैं आर एस की इक्वेशन पे एच को एज्यूम कर सकता हूं। हाँ जी, आर एस की इक्वेशन पे एच को एज्यूम कर सकता हूं। एस कितना है, एस है 3 4 3, एस को मान लिया मैंने 3 4 3, तो इसकी इक्वेशन पे एच को एज्यूम कर सकता हूं। तो एच के लिए मैंने क्या करा, एक्स को x1 प्लस ए लैम्डा 4 माइनस 3 लैम्डा, y1 4 प्लस x1 y1 z1, तो x3 4 3 ले रहा हूं, और उसके बाद उसमें एबीसी 4 माइनस 3 1 ए, -1 -4 -5 लैम्डा, और 5 माइनस 3 2 लैम्डा। ये क्या कह रहा है समझ में आ गया ना, मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी है, x माइनस अपॉन x1, y माइनस अपॉन y1 ए, मतलब x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी बराबर लैम्डा मान लिया। तो यहां से तो 3 प्लस 2 लैम्डा 4 माइनस 5 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा, ये पॉइंट मान लिया। नाउ ये जो पीएच है, पीएच, तो पीएच वेक्टर के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, दिस माइनस पी, तो 3 प्लस लैम्डा -1, तो लैम्डा प्लस 2, मतलब एक कम कर दिया, 4 माइनस 5 लैम्डा -2, 2 माइनस 5 लैम्डा, 3 प्लस 2 लैम्डा -1, 4 प्लस 2 लैम्डा, और इसका डॉट जीरो कर दो किसके साथ, आर एस से। ठीक है, तो पीएच लैम्डा प्लस 2 इंटू 1, फिर 2 माइनस 5 लैम्डा इंटू -5 प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा
इंटू 2 बराबर 0। तो यहां से क्या आ गया, लैम्डा प्लस 2 माइनस 10 प्लस 25 लैम्डा प्लस 8 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। लैम्डा 25 29 29 30 लैम्डा बराबर 2 माइनस 10 माइनस 8 और ये क्या, लैम्डा 0 आ गया। तो लैम्डा अगर 0 आ जाता है तो पॉइंट तो इसमें से कोई है ही नहीं, फिर 4 3 5 कुछ मिस्टेक हो गई क्या हमसे। तो 4 माइनस 3 1 माइनस 5, ये डायरेक्शन रेशो हो गया यार इसके। तो इस पे पॉइंट मान लिया 3 4 3, लैम्डा माइनस लैम्डा 2 लैम्डा। फिर पीएच के डायरेक्शन रेशो दिस माइनस दिस, 3 प्लस लैम्डा माइनस 1 2 प्लस लैम्डा 4 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 2 माइनस 5 लैम्डा 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 2 प्लस 2 लैम्डा 3 प्लस हाँ 4 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, तो अब इसका डॉट जीरो कर दिया आरएस से। आरएस की डायरेक्शन रेशियो क्या है, फिर अगेन 1 माइनस 5 2, तो 1 इंटू लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 5 लैम्डा 2 इंटू 4 प्लस 2 लैम्डा। तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 ये 2 इंटू 2 4 लैम्डा, ये 2 इंटू 4 8 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 माइनस माइनस 25 लैम्डा, ये लैम्डा प्लस 2, तो ये माइनस 8 और ये प्लस 8। ये तो गड़बड़ आ रही है भाई, क्या गड़बड़ है। अच्छा हाँ, ये जो पीएच होगा, ये पीएच ये आरटी के परपेंडिकुलर होगा ना। ये दोनों एल्टीट्यूड जहां मिलते हैं उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। पीएच आरएच के थोड़ी परपेंडिकुलर होगा, आरटी के होगा, आरटी के। तो आरटी के डायरेक्शन रेशो क्या है, 7 माइनस 4 3 9 6, तो 3 9 6 से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट। ठीक है ना। हाँ अब करो, 3 लैम्डा प्लस 6 18 माइनस 45 लैम्डा 24 प्लस 12 लैम्डा बराबर 0। तो 12 लैम्डा प्लस 3 15 लैम्डा माइनस 45 लैम्डा, तो 30 लैम्डा इधर आ गया। और इधर 18 6 24 24 24 48, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, 24/15, 8/5 आ गया। ठीक है, 8/5। अगर लैम्डा 5 8/5 इसमें रख दे तो 3 प्लस 8/5 4 माइनस 5 इंटू 8/5 3 प्लस 2 इंटू 8/5 16/5 15 प्लस 8 23/5 माइनस 4 31/5। शुक्र है आ गया। तो भाई इसका आंसर ए और डी आ जाएगा। सही है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, तो कैलकुलेशन था, लेंदी कैलकुलेशन थी काफी, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ ये क्वेश्चन अगेन लीनियंट है और ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखते ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कौन सी है, लाडी है, लाडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लाडियां करो इससे, डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर माइनस 1/x, है ना, ये y लिखा हुआ है dx, तो e की पावर माइनस ln x x की पावर माइनस 1/x आ गया। तो सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू 1/x फाइनल माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x का इंटीग्रेशन, एक्स एक्स कट गया प्लस सी, वाई बाय एक्स बराबर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर ना। तो ये तो एकदम सीबीएसई लेवल की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप बहुत इजीली बता सकते हो, अगेन प्रीटी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब अगेन 1 पे वैल्यू 0 है, x की जगह 1 रखा तो y 0 है, तो y 0 हो गया। x की जगह 1 माइनस हाफ प्लस c बराबर 0, तो c बराबर हाफ आ गया। c बराबर हाफ आ गया तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस x/2 आ जाएगा। ठीक है,
नाउ फंक्शन हैज मैक्सिमा मिनिमा, तो इस फंक्शन के बारे में देखो, वाई डैश क्या होगा, -3x² प्लस x/2, 1 - 3x², तो 1 - √3x, 1 + √3x अपॉन 2, क्रिटिकल पॉइंट -1/√3, 1/√3, 1/√3 से बड़ा नंबर रखोगे, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, तो फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो लोकल मिनिमम किस पे आ रहा है, -1/√3 पे, मैक्सिमम किस पे आ रहा है, 1/√3 पे, तो मैक्सिमम 1/√3 पे आ रहा है, मिनिमम नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 से 2, तो ये -1/√3 1/√3 है, 1 से 2 तो आगे है, तो 1 से 2 में तो डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है, 1 से 2 में तो डिक्रीज कर रहा है ना। हाँ भाई ठीक, चलिए नाउ जी बराबर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट x0 से इन्फिनिटी, f बराबर जी, तो दोनों को बराबर कर दो, तो डी पोर्शन के लिए क्या कर दो, f बराबर जी सोल्व कर दो, f बराबर जी दोनों को बराबर कर दो, तो उधर से क्या आएगा, -x³ प्लस x/2, और इधर से g क्या आएगा, 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x/2, एलसीएम ले लो, तो -x³ प्लस x 8x³ माइनस 10x² प्लस 3x, सारा मामला इकट्ठा करो, 9x³ माइनस 10x² प्लस 2x बराबर 0, एक x कॉमन आ जाएगा, 9x² माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, तो इधर से x कॉमन आ जाएगा, और बचे हुए मतलब एक रूट तो आ गया x बराबर 0, एक रूट तो क्या आ गया x बराबर 0, और दूसरा रूट क्या आ गया, इस क्वाड्रेटिक को 0 कर दो, तो x बराबर 18 फैक्टर हो रहे हैं क्या, नहीं, चलो 20 माइनस बी प्लस माइनस b² 100 माइनस 4ac 36, 36 2 72 बटा 2a, 2 × 2 18, 100 माइनस 72 28, 4 बाहर 2 √7, 10 प्लस माइनस 2 √7 18, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस √7 बटा 9, और ये दोनों ही आंसर पॉजिटिव हैं, तो दोनों ही एक्सेप्ट होंगे, तो 2 इधर आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, 3 आंसर आएंगे, लेकिन 3 में से वो कह रहा है x0 से बड़ा है, तो वो उधर वाले 2 आएंगे, तो 2 एलिमेंट इस सेट में आएंगे, तो डी आएगा और बी आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट में, है ना, कि एक मैट्रिक्स दे रखी है एस और टी, और एस टी के बारे में बोल रखा है, तो एस टी निकाल लो पहले, तो एस टी क्या होगा, 0 0 1 -1 1 0 1 0 1, इसका मतलब a0 आ गया, b -1 आ गया, c 1 आ गया, और d 1 आ गया, ठीक है जी। तो नाउ पहली बात तो पहला ऑप्शन डी बी प्लस आयोटा है, इसका ये क्या होगा, तो b क्या है, -1, तो -1 अपॉन ये आयोटा 0 हो गया, 1 प्लस आयोटा ये किसके बराबर होगा, तो आपको पता है 1/z को आप क्या लिख सकते हो, z बार बाय मोड z का स्क्वायर, तो आप ऐसे ही ये माइनस को अलग कर दो, और इसको लिख सकते हो 1 माइनस आयोटा अपॉन इसका मोड का स्क्वायर 2, क्या ये आयोटा है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऐसे ये a ओमेगा प्लस बी सी ओमेगा प्लस डी, तो a कितना है 0 प्लस b -1 ओमेगा प्लस 1, अब देखो ओमेगा प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/ओमेगा क्यूब, ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ओमेगा आ गया, हाँ तो ये ऑप्शन सही है। तो देख सकते हो कितने बहुत जल्दी जल्दी आ गए, ऐसे एक ये ऑप्शन देखो, है ना, इस पे भी मैं आता हूँ कि जेड एच है, एच क्या है, ये जेड एच एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिसमें इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी क्या एच को बिलोंग करेगा, तो अगेन ए जेड प्लस ए 0 है, तो b -1 अपॉन सी प्लस मतलब सी 1 है डी 1 है, तो z +1, ठीक है। अब नाउ 1 अपॉन z की जगह अगेन x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ x +1 प्लस आयोटा वाई, अब अगेन 1 अपॉन z का z बार बाय मोड z स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x -1 x +1 आगे माइनस, और माइनस आयोटा वाई माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई अपॉन x +1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, मतलब आप ऐसे समझो, ये मैंने ऐसे लिखा है, ये माइनस बाहर था, 1 अपॉन जेड का जेड बार अपॉन मोड जेड स्क्वायर, अब ये माइनस माइनस करोगे
तो माइनस एक्स प्लस वन अपॉन दिस प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका भी जो इमेजनरी पार्ट है क्या वो पॉजिटिव है? हाँ जी, क्योंकि वाई पॉजिटिव है दिया हुआ, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो मतलब ये भी एच को बिलोंग करेगा, तो ये भी सही है। तो बी और डी तो आगे फटाक से। अब बात करते हैं सी पे। सी कह रहा है एक एम एक ऐसा इंटीजर है जो 2 से बड़ा है सच दैट एस टी का स्क्वायर और एस टी की पावर एम बराबर है। तो पक्की बात है जो एम है एम वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 8 होगा। क्या जरूरी है क्या? तो चेक कर लो। तो इसके लिए एस टी का स्क्वायर निकाला मैंने, तो एस टी का स्क्वायर क्या है? 0 माइनस 1, सॉरी एस टी ये रही 0 माइनस 1 1 1, 0 माइनस 1 1 1, 0 माइनस 1 1 1। तो इसको करोगे तो क्या आएगा? 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, 0 1 माइनस 1 प्लस 1 0, ये आ गया। एस टी का क्यूब निकाला फिर हमने, तो माइनस 1 1 0 और एस टी 0 माइनस 1 1 1, क्योंकि इसमें तो कुछ खास नहीं दिखा ना हमें, तो मैंने कहा एस टी का क्यूब निकाल लो। तो फिर 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1, ये आ गया। तो ध्यान दो ये माइनस आई आ गया। अगर एस टी का क्यूब माइनस आई आ गया तो एस टी का 6 आई स्क्वायर आ जाएगा, मतलब आई आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहां से हमें क्या पैटर्न पता चलता है कि एस टी की पावर 6 का मल्टीपल हमेशा आई होगा, है ना। मतलब एस टी की पावर 6 का मल्टीपल हमेशा आई होगा, मतलब एस टी की पावर 8 करूंगा तो फिर एस टी का स्क्वायर आएगा, फिर 6 जोड़ूंगा तो एस टी की पावर 14, फिर एस टी का स्क्वायर आएगा, फिर 6 जोड़ूंगा तो एस टी की पावर 20, फिर एस टी का स्क्वायर आएगा। तो मतलब एस टी का स्क्वायर बराबर, अगर एस टी की पावर m है तो ये जो m है 8 14 20, ये सारे 6 का मल्टीपल प्लस 2 है, मतलब 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 देते हैं। इसको 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, इसको 6 से डिवाइड करोगे 2, इसको 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, मतलब 6 लैम्डा प्लस 2 है। 8 लैम्डा होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे 8 तो सेटिस्फाई कर रहा है बट 16 नहीं है, एसटी की पावर 16 नहीं है एस टी स्क्वायर के बराबर, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बीडी। क्या आ जाएगा? बीडी आ जाएगा, है ना। तो अगेन इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इस पार्ट में मे भी बच्चे गलती करते हैं, अदरवाइज कुछ में है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन 3 न्यूमेरिकल टाइप, इसके अंदर +4 और 0 का था, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एन डिनोट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, कंसीडर द सेट, दो सेट है, एक ए और एक बी है। ठीक है, एक ए है 1 2 3 4 5 और एक बी है अगेन 1 2 3 4 5 6 7। ये ए है ये बी है, ए से बी में एक फंक्शन बनाया है एफ। तो एस बी द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ टू 2 नहीं है, ठीक है, 2 पे वैल्यू 2 नहीं है एंड 4 पे वैल्यू 4 नहीं है। ठीक है, तो ये कंस्टेंट हमें चाहिए। ठीक है, तो 2 को किसी और से मिला दोगे, है ना। मान लो 2 को किसी और से मिला दिया, 2 को 3 से मिला दिया, 3 को 4 से मिला दिया, 4 को 5 से मिला दिया, इस तरह कोई एक फंक्शन, इस तरह से बहुत सारे फंक्शन होंगे। नाउ टी एक सेट है जिसके अंदर भी जो फंक्शंस ही आएंगे जो एस के अंदर है, मतलब इसके अंदर जो फंक्शंस है उसी में से कुछ फंक्शंस हमने लिए जो टी के अंदर आएंगे, और वो ये कंडीशन फॉलो करते हैं कि उनके लिए एक फंक्शन होगा जी बी टू एन सच दैट गोफ बराबर 2 की पावर x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। अब गोफ बराबर 2, गोफ क्या होता है? गोफ पे पहले इनपुट किस में जाएगा? x में, वहां से जाएगा f। तो मतलब अगर ये x है, अगर अपन बात करें ये x है तो ये fx आएगा। अब ये fx किसके अंदर जाएगा? g के अंदर, और g एक फंक्शन है b से लेकर n तक, तो n मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलता रहेगा। इसमें एक फंक्शन है g, तो f g में जाएगा तो ये आपका गोफ आएगा। ठीक है जी, ये समझ में आती है बात। नाउ गोफ जो है वो 2 की पावर x है, मतलब इसमें x की जगह अगर 1 रखते हो g ऑफ f ऑफ 1 तो वो 2 आएगा, 2 रखोगे g ऑफ f ऑफ 2 तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, g ऑफ f ऑफ 3 का 8 आएगा, g ऑफ f ऑफ 4 16 आएगा, g ऑफ f ऑफ 5 32 आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये दे रखा है इन पांचों के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, ये कहानी होगी, है ना। तो थोड़ी सी सेट्स की लैंग्वेज में प्रॉब्लम समझना ही बच्चे के लिए चैलेंजिंग होता है, अगर प्रॉब्लम समझ जाओ तो थोड़ा सा आप चीजें समझ सकते हो। और ये प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो पहला मेन क्रैकिंग स्टेप है वही मुश्किल, अगर वो हो जाए तो फिर तो पीएनसी से गेम खत्म हो जाए। तो वो कहना है ऐसे कितने फंक्शन होंगे टी में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, जो ये चीज फॉलो कर रहे होंगे। ये चीज क्या है? जिसके लिए गोफ बराबर 2 की पावर x होगा, गोफ में f ये है g ये है, और f पे क्या कंडीशन है? 2 पे वैल्यू 2 नहीं चाहिए, 4 पे वैल्यू 4 नहीं चाहिए, और गोफ ये है कि पहले ये इनपुट इसमें आएगा, मतलब मान के चलो आप, सपोज मैंने कहा जी एफ
गोफ के अंदर 1 डाला, ये 1 डाला, 1 पे वैल्यू मान लो 1 आ गई, 1 पे वैल्यू 2 आ गई, मान लो 1 पे वैल्यू 2 आ गई, 2 पे वैल्यू 3 आ गई, 3 पे वैल्यू 4 आ गई, 4 पे वैल्यू 5 आ गई, 5 पे वैल्यू 7 आ गई। एक जस्ट एक फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया, तो अब 1 पे वैल्यू कुछ भी आए, इधर 1 आए, 2 आए, 3 आए, यहां से वैल्यू क्या बननी है, क्योंकि 1 पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2, तो ये वैल्यू 2 जाएगी, 2 पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए 4, तो 2 पे ये मीडिएटर कुछ भी आए वो कनेक्ट किसको होगा, 4 को ही होगा। ठीक। तो बस अब आपको इसमें एक चीज ये समझनी है कि सर ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन होंगे, ऐसे तो ये भी हो सकता है कि इधर से 1 आए, इधर से 2 आए, ये दोनों सेम पॉइंट को कनेक्ट हो जाए और फिर उधर से कोई वैल्यू आ जाए जी में, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट पे आ गए, मान लो बीच में कुछ भी आ जाए 3, 1 पे जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी 2, 1 पे वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 2, और अभी आप ऐसा करो 1 पे वैल्यू 2 को छोड़ दो, यहां से कुछ भी करो, ये दोनों ने अगर वैल्यू ये सेम दे दी, मान लो ये बीच वाला पॉइंट के हो गया के, ठीक है, ये एफ में आपने के डाला, मतलब के आ गया, और इस के से फिर कुछ भी दो, आंसर जो भी आएगा वो सेम आएगा, मतलब 1 डालोगे के आएगा, फिर जी के अंदर के पे वैल्यू कुछ आएगी, फिर 2 डालोगे के आएगा, फिर वही वैल्यू सेम आएगी, मतलब इन दोनों पे वैल्यू सेम आ जाएगी। बट यहां आपको दिया हुआ है कि पांचों इनपुट्स पे वैल्यू अलग अलग है, बस यही इसमें मेन क्रैकिंग स्टेप है कि आपको ये ऑब्जर्व करना है, ये समझना है कि भाई ये फंक्शन पक्का जो बाहर वाला फंक्शन है एफ, ये पॉसिबल नहीं है मैनी वन, मतलब एफ जो है पक्का 1 1 होगा, एफ पक्का क्या होगा 1 1, क्योंकि अगर एफ मैनी वन हो गया तो पक्की बात है गोफ भी क्या होगा, मैनी वन होगा। अगर एफ मैनी वन हो गया तो गोफ जो है वो मैनी वन हो जाएगा, लेकिन क्योंकि गोफ आपको दिया हुआ है 1 1 है, क्योंकि गोफ आपको दिया हुआ है 1 1 है, तो पक्की बात है इसलिए एफ को तो 1 1 होना ही पड़ेगा। बस ये चीज थी जो उसने डायरेक्टली बताई, आपको समझनी पड़ेगी कि 1 1 फंक्शन, अगर यही चीज डायरेक्ट बोल देता कि एफ 1 1 है और 2 पे वैल्यू 2 नहीं है, 4 पे वैल्यू 4 है, फिर तो लल्लू सवाल हो जाता है ना। तो बस इसी चीज को छुपाने के लिए ये पूरी कहानी बनाई गई। अब आप देखिए कि ऐसे 1 1 फंक्शन कितने होंगे, फंक्शन 1 1 कितने होंगे, तो इधर से 1 2 3 4 एफ, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देखो इधर से 5 तीर निकलेंगे क्योंकि 1 1 फंक्शन, ओ 5 तो निकलने, लेकिन इधर से भी पांचों को लगेंगे अलग अलग एलिमेंट्स को, क्यों? क्योंकि 1 1 है, 1 to 1 है, मैनी टू 1 नहीं है, कई दो जाके एक को नहीं लग सकते, तो इसका मतलब इन पांच में से कुछ चुनना है, तो 7 में से कोई 5 एलिमेंट चुन लिए, अब ये 5 उन 5 को असाइन कर दोगे तो इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आपके टोटल फंक्शंस हो जाएंगे 1 1, टोटल 1 1, लेकिन इसके अंदर वो कंस्ट्रेंट नहीं आया कि हो सकता है वैल्यू 2 पे 2 हो जाए और 4 पे 4 ना कुछ और हो जाए, ये 4 पे 4 हो जाए, 2 पे कुछ और हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है 2 पे 2 भी हो जाए, 4 पे 4 भी हो जाए, वो सारे एक्स्ट्रा केसेस आ जाएंगे, तो वो हमें घटाने पड़ेंगे, तो उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा दो। तो पहले मैंने कहा वो मान लेते हैं जब कंस्ट्रेंट एक बार फेल हो जाए, वन टाइम कंस्ट्रेंट फेल हो जाए आपका, वन टाइम फेल हो गया मतलब या तो F2 बराबर 2 हो जाए या F4 4 हो जाए, ठीक, तो या तो ये हो जाए या ये हो जाए, दोनों में से कुछ एक हो जाए, तो 2C1, तो उसके लिए अब मान लो F2 2 हो गया, मान लो F2 को आपने 2 दे दिया, तो अब 4 तीर लगे और उनमें से कितने लोग हैं, 6, 6 में से 4 लोग चुनोगे और 4 को रेंज कर दोगे, और यही काम F4 के लिए भी हो गया। लेकिन अब दिक्कत क्या है, इसमें वो केस जब 2 को 2 दिया बाकियों को असाइन करा, उसमें भी वो केस आ गया जब 4 को 4 मिला, और जब 4 को 4 देके बाकियों को असाइन करा तो उसमें भी वो केस आ गया जब 2 को 2 मिला, तो ये केस एक्स्ट्रा बार घट गए। तो हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एक्सक्लूजन में यही करते हैं कि प्लस हमें वो केसेस जोड़ने पड़ेंगे जब कंस्ट्रेंट 2 टाइम फेल हो जाए, 2 टाइम फेल हो जाए मतलब 2 को वैल्यू 2 दे दी एंड 4 को 4 दे दी। नाउ अब इधर से 3 तीर बचेंगे और उधर से 2 लोग तो ऑक्यूपाई हो गए, 5 लोग बचेंगे, 5 में से कोई 3 चुन लो इंटू 3 फैक्टोरियल, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 7C5, ये हो जाएगा 21 इंटू 6 7 42, 21 इंटू 120 माइनस 2 इंटू ये 64 कितना होगा 15, 15 इंटू 30 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 60, 24, 24 प्लस 5C3 10, 10 इंटू 6 60 आ गया। तो इन दोनों में 30 60 कॉमन आ जाएगा, 60 क्यों 120 ही कॉमन आ जाएगा, 120 कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 21 माइनस 30, ये 4 इधर से कॉमन आ गया 6 प्लस 60, तो 21 माइनस 6 15 इंटू 120 1800 प्लस 60 1860 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर ये चीज क्रैक करना कि ये फंक्शन 1 1 है
और ये चीज अगर पता चल गया, फिर पीएनसी का भी एक अच्छा कंसेप्ट यूज हो रहा था, तो 1860 आपका आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, ये पीएनसी का क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एक बुक शेल्फ है जिसके अंदर 6 मैथ्स की बुक्स है और 5 फिजिक्स की डिस्टिंक्ट बुक्स है। इन 11 बुक्स में से 6 बुक्स चूज करनी है। ठीक है, तो फिजिक्स की भी चूज करनी है और मैथ्स की भी चूज करनी है। सच दैट एक्स जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस है नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथ्स चोजन एंड फिजिक्स चोजन। मतलब रैंडम वेरिएबल जो होता है ना एक्स, जिसको हम एक्स आई बोलते हैं, वो जो है वो एब्सोल्यूट डिफरेंस है और उसका मीन पूछा है। तो आपको पता है पी ऑफ एक्स आई निकालते हैं, एक्स आई पी आई की टेबल बनाते हैं। तो पहले तो ये सोचो एक्स क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो ये देखो क्या क्या केस हो सकते हैं। मैं हो सकता है मैं 6 ले लूं, ये 0 ले लूं, ये 5 ले लूं, ये 1 ले लूं, ये 4, ये 2, ये 3, ये 3, ये 2, ये 4, ये 1, ये 5। ये पॉसिबल है। 6 की 6 फिजिक्स ले नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं। तो अब आप देखो इनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है एक्स क्या क्या हो सकता है। इन दोनों का डिफरेंस -6 है, बट उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 6 होगा। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 0 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 4 होगा। तो 4 ही पॉसिबल वैल्यू आएंगी, 0, 2, 4, 6। 0 कब होगा? जब आप 3 बुक्स ले लोगे। मतलब 3 फिजिक्स की ले ली, 6 की 3 मैथ्स की 6C3 और 3 फिजिक्स की ले ली 5C3 और टोटल 11C6। ऐसे 2 कब होगा? 2 के लिए ये 2 केस है, एक तो ये वाला, ये वाला। तो अगर आप ये वाले केस की बात करते हो तो 4 किताबें मैथ्स की लेनी है, तो कौन सी 4? 6C4 और 2 लेनी है फिजिक्स की, कौन सी? 5C2 और नीचे अपॉन 11C6। ये 4 सॉरी, ये तो 6C4 5C2 तो ये केस हुआ, और एक ये केस भी तो है 2 वाला। तो हो सकता है मैं 2 मैथ्स की ले लूं 6C2 और 4 फिजिक्स की ले लूं 5C4, तो ये भी पॉसिबल हो। ऐसे ही जब 4 वैल्यू निकालोगे, 4 वैल्यू, तो 4 के लिए एक तो ये वैल्यू हो सकती है एक्स की कि मैथ्स की 5 ले लूं, फिजिक्स की 1 ले लूं, तो 6C5 और फिजिक्स की 1 5C1। या 4 यहां पे भी आएगा, फिजिक्स की 1 5 ले लूं 5C5 और मैथ्स की 1 ले लूं 6C1 और नीचे टोटल 11C6। और 6 कब आएगा? 6 कब आएगा? 6 तब आएगा जब मैंने 6 की 6 मैथ्स की ले ली। तो बस एक ही ऑप्शन है, 6C6 अपॉन 11C6। ठीक है जी। अब आपको इसका मीन निकालना है, तो मीन क्या होता है? सिग्मा एक्स आई पी आई। तो एक्स आई पी आई का प्रोडक्ट निकालना, एक्स आई पी आई। तो 0 इंटू एनीथिंग 0 आएगा, 2 इंटू ये, इसको ना 11C6 को थोड़ी देर के लिए के बोल दो, के बोल दो, के बार बार क्या कैरी करना है इसको। तो 6C4 कितना होता है? 15, 15 इंटू 5C2 150, 6C2 15, 15 इंटू 5 75, 225, 225 इंटू 2 450 बटा के आएगा। फिर 65 6 इंटू 5 30, 6 36, 36 इंटू 4 144 बटा के आएगा। फिर ये 1 6 बटा के आएगा। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 144 6 150 150 600 बटा के आएगा। ठीक है जी। तो अल्फा जो मीन बोल रहे हैं, अल्फा की वैल्यू 600 बटा के, और के क्या है? 11C6 11C5, तो 11C5 कर लो। 11C5 को निकालने का क्या तरीका होता है? 11 10 9 8 7 ऐसे 5 नंबर लिख दो और नीचे 5 फैक्टोरियल 120। 120 को कैसे काटोगे? ये 8 9 72 और 10 120, तो 6 से कट गया, तो ये 100 बटा 77 आ गया। तो 77 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? 100 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ये तो बिल्कुल ही लल्लू सवाल है ना, बिल्कुल ही मेंस में भी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आते हैं, उससे भी हल्का क्वेश्चन है ये। सिंपल स्ट्रेट जो हर साल जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मीन वेरिएंस के, कोई एंट्री वेंट्री, इतने मीन का सेट ये है, इतने का ये है। तो सबसे पहले क्या बोला? 10 ऑब्जर्वेशन है, इनका जो मीन है 5 है। मतलब x1 से लेके x10 तक इनका मीन अगर 5 है तो डिवाइड बाय 10 बराबर 5, तो इसका सम 50 आ गया। ठीक। और फिर बोल रहे हैं 1 से लेके 8 एंट्रीज का मीन 4 है, तो इनका जो मीन होगा 1 से लेके 8 बटा 4 बराबर बटा 8 बराबर 4, तो 32 आएगा। मतलब यहां से ये पता चल गया x9 और x10 का सम 18 आएगा। ठीक है। ऐसे ही वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर एंट्रीज माइनस 10। इधर क्या आएगा? मीन। मीन कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 7, 25 7 32, 32 इंटू 10 320। सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स आई बराबर सिग्मा आई स्क्वायर, आई बराबर 1 से लेकर 10 तक, ये 320 आ गया।
और ऐसे ही दूसरा जो वेरिएंस निकालेंगे सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर और आई बराबर 1 से 8 डिवाइड बाय 8 माइनस मीन का स्क्वायर 16 बराबर 3.5। तो 3.5 मतलब हो गया 7/2, 19.5 हो गया ये, 19.5 इंटू 8। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आई बराबर 1 से 8, तो 19.5 इंटू 8, तो 8 5 40, 4 8 9 36, सॉरी 8 5 40, 4 8 9 72, 4 6 7 8 1 8 60, 156। तो इसका मतलब x9 का स्क्वायर और x10 का स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गई, 320 में से 164 आ गया। ठीक है जी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इनको सोल्व कर लो उठा के, वैल्यू आ जाएगी खट खट खट। तो x9 का स्क्वायर प्लस x10 को क्या लिख दूं, 18 माइनस x9 का स्क्वायर बराबर 164। x9 को थोड़ी देर x ही बोल दो, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 36x प्लस 18 का स्क्वायर 324 माइनस 164 को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 160 बराबर 0, 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 बराबर 0। फैक्टराइज करोगे तो 8 और 10 दो रूट आ जाएंगे, तो x 8 या 10। तो अगर ये 8 है तो ये 10 आ जाएगा, अगर ये 10 है तो ये 8 आ जाएगा, लेकिन उसने बोला x9 x10 से छोटा है, मतलब ये वाला केस फाइन है। तो बस x9 8 आ गया, 8 ये 8 इंटू 3 24 और 10 ये 24 प्लस 20 44 आपका आंसर। ठीक है भाई, तो अगेन वेरी इजी स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड, मतलब देखते ही ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन उन चीजों में है कि देखते ही क्विकली बस गेम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द इलिप्स। एक इलिप्स दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ए स्क्वायर 18 है, बी स्क्वायर 12 है, इसेंट्रिसिटी 1 माइनस 12/18 का अंडर रूट 1/√3 है, ई मतलब 1/√3 है। तो ये सेंट्रिसिटी निकाली क्यों, क्योंकि अगली लाइन में ये लिखा है एच हाइपरबोला है जिसकी सेंट्रिसिटी इसका रेसिप्रोकल है, तो मतलब एक हाइपरबोला है जिसकी सेंट्रिसिटी √3। नाउ फोकस इज सेम एज दैट ऑफ इलिप्स, मतलब इसके फोकाई सेम है, जैसे ये फोकस है S1 और ये फोकस है, तो ये जो फोकस पैराबोला क्या बोलते हैं हाइपरबोला आएगा वो, और ये दोनों कौन फोकल है। तो आपको पता है फोकस क्या होते हैं, ए ई होता है, ए कितना है √18 मतलब 3√2, 1/√3, √3 कटेगा √6 आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट आ गया √6,0 और ये पॉइंट आएगा -√6,0। ठीक है, अब हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। अब आपको पता है इसकी सेंट्रिसिटी √3 है, तो यहां से 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर √3 का मतलब 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एक सेकेंड, इसेंट्रिसिटी हाँ भाई, ये आवाज बंद हो गई थी बीच में। तो ये मैं ये कह रहा था कि वो वाला फॉर्मूला नहीं हमने लगाया, मैंने ये बोला कि दोनों का क्या बोलते हैं फोकस सेम है ना, तो इसका फोकस भी ए ही होगा, तो वो भी √6 होगा, तो वो √6 होगा, इसकी इसेंट्रिसिटी √3 है, वो कट के √2 आ गया। और दूसरी चीज आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर दोनों फोकस कौन फोकल है, दोनों इलिप्स और हाइपरबोला कौन फोकल है, तो दोनों का ए ई सेम होता है, मतलब इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम आता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा, ए स्क्वायर 2 आ गया तो बी स्क्वायर 4 आ गया, इसका मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 बराबर 1, ये आपका हाइपरबोला आ गया। नाउ हाइपरबोला इसको इंटरसेक्ट करता है √5 एक्स स्क्वायर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको आप ऐसे समझो कि √5 वाई एक्स स्क्वायर, हाइपरबोला देखो ऐसा है, और √5 एक्स स्क्वायर एक तरह से इस तरह से पैराबोला होगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इन दो पॉइंट्स की बात हो रही है पी और क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2, और आपसे इनके बीच की डिस्टेंस पूछी है। अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस पूछी है, डी विद द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, और डी स्क्वायर ही पूछा है, ऑब्वियसली कैलकुलेशन में गेम होगा इसमें। तो अब पता क्या है, अब दोनों की इक्वेशन को देखो, √5y बराबर
एक्स स्क्वायर लिखा है और दूसरी तरफ लिखा है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 बराबर। तो पहले तो आप एक चीज देखो कि हम ऐसे सोचें, हम पहले पॉइंट निकालें, कितने कितने पॉइंट आए अगर मान लो, फिर वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, उससे बेटर है आपको पता है कि कोऑर्डिनेट में हम ये सब सीखते हैं कोडिंग सेक्शन में, कि हम कोशिश करते हैं कि किसी एक में क्वाड्रेटिक वगैरह बना लें और थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज कर लें। तो अब एक तरीका तो है कि मैं इस y की जगह सॉरी हाँ इसमें y की जगह एक्स स्क्वायर रखूं तो x की पावर 4 बन जाएगी, और एक तरीका है कि यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह y रख दूं तो वहां क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा करो, इसको इसके साथ सोल्व करो, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह √5y रख दो। ऐसा करने से होगा क्या, अभी तुम्हें दिख जाएगा कि ये बराबर 1 आ गया, मतलब इक्वेशन क्या आएगी, वाई स्क्वायर माइनस 2√5y प्लस 4 बराबर 0। अब इसके जो दो रूट होंगे वो होंगे y1 और y2। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय ए, ये आ जाएगा। नाउ जो डिस्टेंस है पी क्यू डी स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर पूछा है डी स्क्वायर, तो वो क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो y2 माइनस y1 का स्क्वायर में ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर ये तो मोड y2 माइनस y1 लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ रूट्स लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से डिफरेंस ऑफ रूट सोच सकता हूँ, y2 माइनस y1 बराबर रूट डी बाय ए, डी 4 20 माइनस 4 16, तो 2 का रूट 4 का रूट बाय ए 2 आ गया। तो ये कैलकुलेशन कितनी आसान होगी, सीधा हमने y1 y2 नहीं निकाला, 2 का स्क्वायर ये आपका 4 है। उसी लॉजिक से आप सोचो इसको भी सॉल्व करना है, तो ये ओपन करोगे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2। अब आप सोचो कि अगर मैं x में क्वाड्रेटिक बना लूं तो x में बाय क्वाड्रेटिक बनेगी, वो कैलकुलेशन थोड़ी गंदी हो जाएगी। अब x1 स्क्वायर को लिख सकते हो √5y1 और इसको लिख सकते हो √5y2, तो ये आ जाएगा √5y1 प्लस y2। तो अगेन देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से 2√5 इंटू √5 ये आ जाएगा 10, तो ठीक है 10 प्लस 4 ये 14 आ जाएगा, माइनस 2x1 x2। x1 x2 की जगह अगेन इस x1 की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5y1। भाई x1 स्क्वायर √5y1 है तो अंडर रूट करूंगा तो रूट ऑफ √5y1, ऐसे ये आ जाएगा √5/2। रूट ए रूट भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 माइनस 2, रूट के अंदर √5 5 होगा और वो ओवरऑल का रूट, मतलब इस तरह आएगा √5 5 y1 y2। अगेन y1 y2 कितना है 4, ये यहाँ रख दोगे, 4 का रूट 2 तो 2 बाहर, 14 माइनस 4 √5 ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह से स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है, ये 14 ये माइनस 4 14 माइनस माइनस प्लस 4 ये आपका 18 आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन डूएबल है ना। क्वेश्चन क्या है कि दो फंक्शन दिए हुए हैं f और g, और a एक सेट है वो पॉइंट्स कंटेन करता है जिसके अंदर f डिसकंटीन्यूअस है, b सेट में g वो पॉइंट्स कंटेन करेगा जहां g डिसकंटीन्यूअस है। और उसके बाद ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मतलब ऑब्वियसली सेट का ऐसे लगाना मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, और उसने बता भी रखे आपको कि मोड एज डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो ये a में एलिमेंट, ये b में एलिमेंट, और ये फिर a और b में कॉमन इंटरसेक्शन करके उसके एलिमेंट्स की बात होगी। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज वाले पॉइंट्स, हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज काउंट करने हैं। तो अगेन कॉन्टिन्यूटी वाली चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा फंक्शंस को एनालिसिस करो। तो देखिए इस फंक्शन में दो फंक्शन है, एक तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब। अब आपको भी पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी आ जाए वो जहां पे भी इंटीजर बनेगा वहां ब्रेक हो जाएगा, वो वहां डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि उसके इंटीजर के आगे और इंटीजर के जस्ट पीछे वैल्यू अलग अलग आती है ग्रेटेस्ट। तो अगर x माइनस 3 से 3 तक है तो एक्स क्यूब जो होगा एक्स क्यूब वो -27 से 27 तक होगा, और -27 से 27 के अंदर एंड पॉइंट्स को तो वो पूछ ही नहीं रहा, अदरवाइज उनको अलग से सोचना पड़ता। इंटरमीडिएट जो पॉइंट्स होंगे जब जब भी एक्स क्यूब बराबर -26 होगा, -25 होगा, -24 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, ऐसे ऐसे 26 तक, ये जितने भी पॉइंट आएंगे 26 26 52 और एक 53, ये 53 पॉइंट्स होंगे। ये सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां ये डिसकंटीन्यूअस होगा, 100% होगा, पक्की बात। ठीक है, ऐसे ही सर अब दूसरे फंक्शन के बारे में देखते हैं। दूसरा फंक्शन ये है ln ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई ऑफ फ्रैक्शन ऑफ x। अब आप एक चीज देखो कि ये कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस है, लेकिन लफड़ा है इसका फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन को कहां दर्द होता है, फ्रैक्शन कभी भी इंटीजर होगा ना वहां डिसकंटीन्यूअस होगा। तो फ्रैक्शन मान लो जब भी -3 से 3 में 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, -2 होगा, इन सब जगह पे डिसकंटीन्यूअस होता है फ्रैक्शन।
लेकिन बाहर वाला कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस ऑफ डिसकंटिन्यूस की तो कोई थ्योरम नहीं होती, तो आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि फ्रैक्शन की वैल्यू मान लो 1 पे बात करते हो, तो 1 का फ्रैक्शन क्या होता है 0, 1 प्लस का भी फ्रैक्शन क्या होता है 0, और 1 माइनस का फ्रैक्शन क्या होता है 1। मतलब फ्रैक्शन के खुद पे और उसके आगे लिमिट और पीछे लिमिट या तो 0 आती है या 1 आती है। अब खूबसूरती ये है कि साथ में ये पाई लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है पाई। अब इस पाई की वजह से ये भले ही 0 हो भले ही 1 हो, ये दो ही वैल्यू देगा इंटीजर्स पे, जहां ये डिसकंटीन्यूअस हो सकता है उस पे खुद पे 0 देगा, आगे 0 देगा, पीछे 1 देगा। तो साइन 0 पाई भी 0 होता है, साइन 1 पाई भी 0 होता है। इसका मतलब ये जो है ये आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। कौन से पॉइंट्स पे, इन 5 पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब इन 5 के अलावा तो कंटिन्यूअस ही था, लेकिन ये जो 5 शक के पॉइंट थे उन 5 पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब आप कंफर्म बोल सकते हो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है। अब आप देखो एफ के बारे में देखो। अब पूरी अभी तक तो हमने एफ के 2 टुकड़े किए थे, उसके बारे में सर्च कर रहे थे। अब एफ जो है ना, वो एक फंक्शन तो ये है पहले वाला, और एक फंक्शन ये है दूसरे वाला। देखो अगर इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं है तब तो कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होगा। अगर इनमें से कोई पॉइंट है तो ये डिसकंटिन्यूअस ये कंटिन्यूअस। लेकिन कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस में एक थ्योरम वर्क करती है। वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर कंटिन्यूअस वाला की तीनों लिमिट एग्जिस्ट करती है, एलएचएल आरएचएल और फंक्शन की खुद की वैल्यू, तो ये चाहे डिसकंटिन्यूअस है लेकिन इसकी तीनों लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है ना। ऐसा तो नहीं है ना डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी आरएचएल एलएचएल ये फंक्शन की वैल्यू। तो थ्योरम क्या कहती है कि डिसकंटिन्यूअस भले ही वो है, लेकिन उसके साथ वाला जो फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूअस है और साथ वाला इधर वाला डिसकंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस की तीनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, तो फंक्शन की अगर कोई पॉइंट पे वैल्यू 0 आ जाए जिसपे साथ वाला डिसकंटिन्यूअस है, तो वो प्रोडक्ट को क्या बना देती है कंटिन्यूअस बना देती है। तब आप देखो ये जो पॉइंट्स होंगे कौन कौन से होंगे, ये होगा -26 की पावर 1/3, -25 की पावर 1/3, -24 की पावर 1/3। क्या इसके अंदर ऐसे कोई पॉइंट्स आएंगे जिसपे बगल वाला 0 हो जाए? अब बगल वाला 0 कब कब होगा उसके बारे में देखो। बगल वाला 0 कब होगा जब ln के अंदर 1 आएगा, है ना। ये जी नहीं है, इसको मैं कुछ इसको ये एच नाम दे रहा हूं, मैं इसको एच नाम दे रहा हूं, है ना। तो ये एच जो है ये 0 कब कब होगा जब ln के अंदर 1 आएगा, मतलब 1 + 0 आना चाहिए, तब 0 आएगा। तो ये समथिंग क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब साइन स्क्वायर समथिंग 0 कब आएगा जब अंदर वाला समथिंग n पाई होगा। अब अंदर वाला क्या है पाई फ्रैक्शन और n पाई, ठीक है। तो पाई पाई बन गया, मतलब फ्रैक्शन इंटीजर कब कब होगा। सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, फ्रैक्शन इंटीजर नहीं, हम ये कह रहे थे ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं उन पे ये डिसकंटिन्यूअस है और एक कंटिन्यूअस है। तो इन पॉइंट्स में से कोई एक ऐसा पॉइंट हो जिसपे ये वैल्यू 0 दे दे तो वो पूरे को कंटिन्यूअस बना देगा, हम ये कह रहे थे। तो वो कंटिन्यूअस कब कब बनाएगा। अब आप देखो अगर मैं x की जगह यहाँ -26 की पावर 1/3 रखूंगा तो वो वाले पॉइंट्स तो कंटिन्यूटी में नहीं आएंगे, क्योंकि उस पॉइंट पे तो ये 0 नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 0 कब होगा जब ये n बनेगा, ये n बनेगा n, और n मतलब ये क्या बन सकता है फ्रैक्शन, या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। वैसे तो 1 नहीं आता लेकिन उसकी लिमिट 1 आ जाएगी, तो वो हमने देखा वो वही पॉइंट्स पे आएगा जहां जहां वो इंटीजर होगा। मतलब ये सारे पॉइंट्स 0 1 2 -1 -2 ये पांचों पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू, इसकी आरएचएल की वैल्यू, इसकी आरएचएल की वैल्यू 0 आ जाएगी, और वो पांचों पॉइंट इसमें भी इंक्लूड है। तो इन पांचों पॉइंट्स पे ये भले डिसकंटीन्यूअस है ना, भाई n का मतलब इंटीजर आ जाए। अब फ्रैक्शन मतलब क्या हो जाए 0, तो 0 कहां कहां होता है इंटीजर्स पे, तो इंटीजर्स मतलब 1 2 3 1 -1 -2 -3। तो सिलेक्टेड इंटरवल -3 से 3 में 5 पॉइंट हो गए 1 2 -1 -2 0, वो पांचों पॉइंट्स पे ये 0 है, और उन पांचों पॉइंट्स पे डिसकंटीन्यूअस है, और डिसकंटीन्यूअस की तीनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, तो पूरा फंक्शन ओवरऑल क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब इन 53 में से वो 5 पॉइंट निकाल दो, एक्सेप्ट 0 1 -1 2 -2, तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ पॉइंट्स जिसपे एफ डिसकंटिन्यूअस होगा वो पॉइंट्स आ जाएंगे 48, ठीक है जी। ना अब आते हैं कहानी सेकंड पे। सेकंड में ये तो कंटिन्यूअस है, कोई चक्कर ही नहीं है, साइन स्क्वायर भी कंटिन्यूअस होता है। साइन स्क्वायर के अंदर वाले लफड़े को देखते हैं। साइन स्क्वायर के अंदर जो लफड़ा है वो क्या है, वो है पाई के साथ ln 1 + फ्रैक्शन x। अब अगेन इसका डाउटफुल पॉइंट क्या है फ्रैक्शन,
इसका डाउटफुल पॉइंट क्या, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अगेन या तो जीरो होगा इंटीजर पे, या उसके अगल बगल में लिमिट देगा तो 1 देगा। तो जब ये जीरो होगा तो ln1 जीरो होगा, तो ये जीरो आएगा। लेकिन जब ये 1 होगा तो ln2 इंटू पाई जीरो नहीं आएगा। मतलब ये पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कहां पे, x बराबर 0 पे, 1 पे, 2 पे, -1 पे, -2 पे। क्योंकि जैसे मान लो जीरो है, जीरो पे ये वैल्यू जीरो आएगी, ये जीरो आ गया। जीरो प्लस पे भी जीरो आएगी, ln1 जीरो आएगा, जीरो आ गया। जीरो माइनस पे ये -1 आएगा, 1 कट जाएगा, सॉरी जीरो माइनस पे वैल्यू 1 आएगी, 1 तो ये ln1 प्लस ln2 आएगा। साइन ln2 पाई जीरो नहीं होता, तो वहां डिसकंटिन्यूअस। ऐसे हर जगह ये इन पांचों पॉइंट्स पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। और ये कंटिन्यूअस। अब एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस, तो जब एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस है, बट डिसकंटिन्यूअस की तीनों लिमिट्स आ रही हैं, तो वो थ्योरम वैलिड है। थ्योरम क्या कहती है, अगर ये वाला फंक्शन साथ वाला ये जीरो हो जाए तो पूरे को कंटिन्यूअस बना देगा। कहां जीरो होगा, जीरो पे, बाकी 4 पॉइंट्स पे तो नहीं होगा। इसका मतलब जो जी वाला पॉइंट है वो डिसकंटिन्यूअस होगा जीरो को छोड़ के। तो x बराबर 1 पे, -1 पे, 2 पे, -2। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, 4 पॉइंट्स आएंगे। अब ए इंटरसेक्शन भी मतलब एक ऐसे पॉइंट जो ए और बी में कॉमन है। तो देखो ए में ये वाले पॉइंट्स कॉमन है। ए में कौन से पॉइंट्स है, -26 की पावर 1/3, -25 की पावर 1/3, -24 की पावर 1/3, ऐसे करते करते ये टोटल ऐसे 53 पॉइंट है। और उसके अंदर कौन है, 1 2 -1 -2। क्या इसके अंदर 1 2 -1 -2 है, नहीं, वो वाले पॉइंट्स ही तो इसके अंदर कटे थे। मतलब बेसिकली ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन में जीरो आ जाएगा। तो 48 प्लस ये 4 इंटू 2 8 है, तो फाइनल आंसर 56 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग था, और इसमें गलती होने के चांसेस है, हल्का फुल्का पॉइंट स्किप हो जाए तो एग्जाम प्रेशर में थोड़ा सा इसमें भी बच्चों को दिक्कत आई होगी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट सेक्शन है अपना सेक्शन 4, और लास्ट सेक्शन है जिसके अंदर 2 कॉम्प्रिहेंशन थे। एक कॉम्प्रिहेंशन में 2 पार्ट थे, और कॉम्प्रिहेंशन न्यूमेरिकल टाइप में थे, और हर क्वेश्चन में +2 और 0 की स्कीम थी, कोई मतलब नेगेटिव चांसेस नहीं थे। हाँ भाई, तो क्वेश्चन ये है कि 2 कर्व दिए हैं, एक C1 और एक C2, e की पावर -x और e की पावर -x sin x प्लस cos x, और 0 से 10 पाई में पूछा है आपसे कि दोनों के नंबर ऑफ सॉल्यूशन जहां पे वो मिलते हैं n है, और वो α1 से αn है, और सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो फर्स्ट पार्ट है n क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, e की पावर -x बराबर e की पावर -x sin प्लस x को बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट बराबर है। अब आपको ये दिख जाएगा, ये sin प्लस cos बना जाएगा। sin प्लस cos को देखते ही हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो √2 ऑफ sin ऑफ x प्लस π/4 बना जाएगा। और यहां से आपको समझ में आएगा कि रूट साइन ऑफ x प्लस π/4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2। अब साइन ऑफ x प्लस π/4 1/√2 कहाँ कहाँ होता है, तो अगर आप उसको ग्राफ से देखें तो साइन ऑफ x प्लस π/4 का ग्राफ, साइन x को ग्राफ को π/4 इधर शिफ्ट करोगे तो यहां से शुरू होगा इस तरह, और इस तरह चलेगा ये। ठीक, और 0 पे वैल्यू ये π/4 1/√2 ही आएगी। तो इस सोल्यूशन के साथ ही हमने देखना है। ठीक है, तो एक सोल्यूशन तो ये आ गया, ये वाला 0 ही आ गया एक। तो दूसरा स्टेप ये π/4 पे आएगा, और फिर π/4 आगे ये π/2 पे आएगा एक सोल्यूशन। ठीक है, ये 3π/4 आएगा, ये फिर 7π/4 आएगा, और फिर ये एक लूप पूरी खत्म हो रही है तो ये 0.2π आएगा। तो 0 फिर π/2, मतलब पहले सोल्यूशन क्या आएगा, 0 फिर π/2 फिर 2π, यहां से इसका π/2 का गैप है तो फिर ये 2π/2 का गैप आएगा, तो 5π/2। ठीक है, फिर इसमें और इसमें 1.5 का गैप है, तो 2π के बाद अगला सीधा 4π आएगा। इस तरह ये सारे सॉल्यूशन आएंगे। मतलब ये जो वैल्यूज है ये आपकी α1 हो गई, ये आपकी α2 हो गई, ये α3 हो गई, ये α4 हो गई। ऐसे टोटल कितने सॉल्यूशन है, तो आप देखो 0 से 2π में 3 सॉल्यूशन आए, 0 से 2π में कितने सॉल्यूशन आए, 3। फिर 2π से 4π में, ये 2π ओपन ले लो क्योंकि 2π इधर काउंट कर लिया, 4π तक 2 आएंगे, एक तो ये आएगा और एक ये आएगा 4π तक। फिर ऐसे आगे 2 आएंगे, फिर 6π तक 2 आएंगे, फिर 8π तक 2 आएंगे, फिर 10π तक 2 आएंगे, तो 2 4 6 8 3 11 आएंगे। तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 11। ठीक है भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा। नेक्स्ट एरिया पूछा है बीटा क्या होता है C1 C2 के बीच में α1 से α4। तो α1 मतलब 0 से π/2 तक, तो मतलब 2 कर्व है, एक C1 है एक C2 है, उनके बीच का एरिया पूछा 0 से 5π/2 तक। अब 0 से 5π/2 तक हमें ये जानना है कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा नीचे। उसके लिए आप दोनों के ग्राफ का आइडिया लोगे,
तो देखो जीरो से पाई बाय 4 है, जीरो से ये क्या बोलते हैं ई की पावर माइनस एक्स वाला ग्राफ तो आप जानते हो ऐसा होता है, ये जीरो पे 1 होता है। लेकिन ई की पावर माइनस साइन एक्स प्लस कोस का ग्राफ तो हमें डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन हमने जो ये पहले रिसर्च करी, मतलब ये जो पार्ट 1 करा है, इससे हमें ये समझ में आता है कि ये दोनों जीरो पे मिलते हैं और फिर पाई बाय 2 पे मिलते हैं, फिर 2 पाई पे मिलते हैं। तो मतलब ये जीरो पे मिलेंगे, ये जीरो पे मिलेंगे, दोनों जीरो पे सेम जगह होंगे। फिर ये 2 पाई पाई बाय 2 पे मिलेंगे, फिर ये 2 पाई पे मिलेंगे, फिर ये 5 पाई बाय 2 पे मिलेंगे। इस तरह ये जगह जगह मिलेंगे। तो मतलब ग्राफ अगर मान लो ऊपर गया तो ऊपर से जाके नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे गया तो नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ई की पावर माइनस एक्स भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और साइन प्लस कॉस भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस भी क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। तो बीच में कोई ब्रेक नहीं आएगा, इस तरह कंटिन्यूस ग्राफ चलेगा। तो अब बस ये देखना है कि जीरो से पाई बाय 2 में कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा नीचे है। तो मान लो मैंने कोई वैल्यू ले ली पाई बाय 4, पाई बाय 4 में ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू तो आएगी ई की पावर माइनस पाई बाय 4, और दूसरे की वैल्यू आएगी ई की पावर माइनस पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 रूट 2। तो ये वैल्यू इससे ज्यादा है, ज्यादा है तो मतलब ये ग्राफ ऊपर होगा। तो ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर होगा, फिर ये नीचे होगा, फिर पाई बाय 2 पे मिलेगा, फिर 2 पाई पे मिलेगा, फिर 5 बाय 2 पे मिलेगा। इस तरह से ये ग्राफ चलता रहेगा। तो अल्टीमेटली आपको एरिया चाहिए 0 से 5 पाई बाय 2 के बीच का, 0 से 5 पाई बाय 2 के बीच का। तो ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है जी, बस। तो ये हमने क्रैक कर लिया। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो अब होगा दैट इज 0 से लेकर पाई बाय 2 तक कौन सा ग्राफ ऊपर है? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला ग्राफ किसका है? ई की पावर माइनस एक्स साइन प्लस कॉस, फिर माइनस ई की पावर माइनस एक्स, फिर पाई बाय 4 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई तक, पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई तक कौन सा ग्राफ ऊपर है? व्हाइट वाला, वो है ई की पावर माइनस। तो माइनस कॉमन ले लो, है ना। मतलब पहले में एफ माइनस जी था, अब माइनस एफ माइनस जी होगा क्योंकि जी माइनस है। तो इसी इंटीग्रेशन को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ताकि मैं इसी को इंटीग्रेट करूंगा वही मैं यहाँ यूज कर लूंगा, बस यहाँ माइनस बाहर आएगा। और फिर 2 पाई से 5 पाई बाय 2 तक अगेन वापस आपका यही एक्सप्रेशन यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो ई की पावर माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ये आएगा। अब देखो ई की पावर समथिंग में हम सोचते हैं कि एक फॉर्मूला होता है एफ प्लस एफ डैश का, बाय पार्ट्स लगेगा, ये तो हमें क्लियर, ये टू डिसिमिलर फंक्शन है। तो मैंने कहा एक बार प्यार से माइनस एक्स को टी मान लिया, माइनस एक्स को टी मान लिया, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी टी। ठीक है, और साइन की जगह माइनस एक्स तो ई की पावर टी, साइन की जगह माइनस रखोगे तो माइनस साइन टी, कॉस की जगह माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस टी माइनस 1 और एक बाहर माइनस और ये डी टी। और लिमिट्स देखोगे तो वो हो जाएगी माइनस 0 से 0 और इधर हो जाएगी माइनस पाई बाय 2, और इस माइनस को स्विच कर दोगे तो लिमिट हो जाएगी आपकी माइनस पाई बाय 2 से 0, माइनस पाई बाय 2 से 0। अब आप ध्यान दो कि ये अगर f है तो ये माइनस एफ, सॉरी एफ डैश है, क्योंकि माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो एफ प्लस एफ डैश। तो अगर आप इसको देखोगे ई की पावर एफ प्लस एफ डैश का इंटीग्रेशन आपको पता है सीधा क्या होता है? ई की पावर एफ, तो ई की पावर टी इंटू एफ, एफ मतलब कोस टी माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, और लिमिट डालोगे माइनस पाई बाय 2 से 0। अब अपर लिमिट जब 0 डालोगे तो वो आएगा ई की पावर 0 और cos 0 1, 1 माइनस 1 ये 0 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट डालोगे जब माइनस पाई बाय 2 ये 0 हो जाएगा, ई की पावर माइनस पाई बाय 2 ये 0 हो जाएगा, और माइनस 1 तो माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 तो ये आ जाएगा एरिया ई की पावर माइनस पाई बाय 2। ऐसे ही अब आप बाकी दो इंटीग्रेशन भी निकाल लो। तो देखो इसका इंटीग्रेशन में तो ये माइनस है, तो अब डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सेम यही इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट होने के बाद ये आ जाएगा ई की पावर टी इंटू कॉस टी माइनस 1, लिमिट ये माइनस जो है वो तो पड़ा ही हुआ है बाहर, और जो इंटीग्रेशन से माइनस आएगा वो सब एडजस्ट हो गया, वो लिमिट हमने बदल दी। मतलब पाई बाय 2 की लिमिट आएगी माइनस पाई बाय 2 वो ऊपर चली जाएगी, और 2 पाई से लिमिट माइनस 2 पाई आएगी वो नीचे चली जाएगी। अब माइनस पाई बाय 2 ये माइनस लगे इसको तो छोड़ ही दो। अब अगर मैं ई की पावर इसमें माइनस पाई बाय 2 आएगा, कॉस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 0, और साथ में क्या आएगा? माइनस 1, बीच में माइनस, ई की पावर माइनस 2 पाई अगर इसमें रखता हूं तो ई की पावर ये टी की जगह माइनस 2 पाई और ये cos 2 पाई 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये भी क्या आ जाएगा आपका? माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस पाई बाय 2 ही आ जाएगा। नाउ थर्ड वाला,
थर्ड वाले को भी अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो सेम ही कहानी आएगी, ई की पावर टी इंटू कॉस टी माइनस वन, और उसमें लिमिट फ्लिप हो जाएंगी विद नेगेटिव, तो 2 पाई ऊपर चली जाएगी -2 पाई, और 5 पाई बाय 2 नीचे चली जाएगी -5 पाई बाय 2। अब अगेन -2 पाई रखोगे तो ये 0 1 -1 0 हो जाएगा, बीच में -पाई बाय 2 रखोगे तो ई की पावर -5 पाई बाय 2, ई की पावर -5 पाई बाय 2, और -5 पाई बाय 2 रखोगे 0 आ जाएगा, वो -1 आ जाएगा, माइनस माइनस +1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ई की पावर -5 पाई बाय 2। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा एरिया आ गया, रिक्वायर्ड एरिया बीटा, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स ई की पावर -पाई बाय 2 प्लस ई की पावर -5 पाई बाय 2। अब आप ये बीटा उठा के यहां रखोगे तो ये 2 वाला, ये 2 इससे कट जाएगा, बीटा ई की पावर -5/2 log ई की पावर -5/2, आगे माइनस माइनस कट गया, पाई पाई कट गया, 5/2 आ जाएगा, ढाई आ जाएगा, है ना। तो भाई इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी गंदी थी, ठीक है ना। हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। दो इलिप्स दे रखे हैं, एक ये और एक ये, ठीक। दोनों इलिप्स को आप जानते हो, एक तो ये वाला है x² + 4y² 1, और एक ये वाला है, ठीक। इसके बारे में क्या पूछा है, लेट p बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर द गिवन इलिप्सिस इंटरसेक्ट। तो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कहां करते हैं, तो पहले तो दोनों पॉइंटों को सोल्व कर लो दोनों। तो कौन से इलिप्स है, एक है x² 4y और एक 4x² y²। तो x² + 4y² बराबर 1, और एक आ जाएगा 4x² + y² बराबर 1, ठीक है। तो अगर इन दोनों को सोल्व करना है तो आप इसको उठा के सीधा इसमें सोल्व कर सकते हो, या एक और ऑब्जर्वेशन है कि इन दोनों की इक्वेशन में x और y को अगर इंटरचेंज कर दो तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो आपको पता है इनवर्स फंक्शन में फंडा बढ़ाते हैं कि एक फंक्शन में एक्स वाई को इंटरचेंज कर दो तो वो दूसरा इनवर्स टाइप आता है, तो वो दोनों मीट करेंगे तो y बराबर x पे, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y बराबर x पे आएगा। तो y बराबर x को इसके साथ सोल्व करके टाइम बचा सकते हो। तो y 5x² बराबर 1, तो x बराबर 1/√5 आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट। तो डायरेक्ट ही पॉइंट आ जाएगा, ये थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन। तो अल्टीमेटली, नहीं तो आप सीधा भी सोल्व कर सकते हो, ये दो इलिप्स आ गए अपने, और ये जो पॉइंट आएगा ये 1/√5 1/√5 आ गया, ठीक है। तो अब, अरे भाई मूंजली का आ गई क्या है, चलिए। तो अब इस पे क्या हो रहा है, दोनों पे क्या पूछा है इसने, लेट p बी द पॉइंट, थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो दोनों पे टेंजेंट्स बनाई, एक इस पे बनाई एक इस पे बनाई, उसके बीच थीटा पूछा है, तो दोनों पे स्लोप निकाल लो। तो पहले वाले इलिप्स के लिए अगर मैं x² + 4y² बराबर 1 इसकी स्लोप निकाल लूं तो डेरिवेटिव से 2x + 8y इंटू वाई डैश बराबर 0, तो y डैश बराबर क्या आ जाएगा, -2x/8y, और आपको पता है x और y सेम है, वो कट जाएगा, तो -1/4 आ जाएगी स्लोप। और दूसरे वाले में करोगे डिफरेंशिएट 8x + 2y इंटू वाई डैश बराबर 1, ये इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से जो y डैश आएगा वो आएगा -8x/2y, और ये कट जाएगा, भाई x को भी सेम है -4, तो एक की स्लोप -4 आ गई, एक की -1/4 आ गई। अब आपको पता है डायरेक्ट इसके अंदर क्या लगा लो, tan थीटा, तो tan थीटा mod m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, 16 - 1 15/16 - 1 15/4 15/8 आ जाएगा, और 15/8 आ गया tan थीटा। आपसे पूछा 4 tan थीटा, तो 4 इंटू 15/8 4 2 8 7.5 आपका आंसर आ जाएगा 7.5, ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ भाई, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर फाइनली, अल्फा इज द एरिया ऑफ द कॉमन रीजन दैट लाइज बोथ द गिवन इलिप्सिस। दोनों इलिप्स के अंदर वाला एरिया अल्फा है तो कोट अल्फा क्या होगा। तो देखो दोनों इलिप्स के अंदर वाला एरिया अगर आप ध्यान दो, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और दोनों इलिप्स का जो अंदर वाला एरिया आएगा वो ये वाला आएगा। तो मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकाल लूं, ये वाला, ठीक है, और इसको मैं 4 गुना कर सकता हूं, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इलिप्स भी पहचान लो, देखो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है कि उसका इसका a² 1 है और b² 1/4 है, तो ये वाला तो ये इलिप्स है x² + 4y² बराबर 1, और जो दूसरा इलिप्स है वो है 4x² + y² बराबर 1, ठीक है भाई, क्लियर है। तो अल्टीमेटली मुझे जो एरिया चाहिए वो ये चाहिए,
है ना। ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों इलिप्स मिल रहे हैं, 1/√5 1/√5, है ना। मतलब अगर मैं इसको पूरे को ट्रेस करूं, ये वाला इलिप्स ऐसा है, और इसको पूरे को ट्रेस करूं, ये वाला इलिप्स ऐसा है, तो सिर्फ तो ये देखो, ये लाइन y बराबर x है, तो मैं ये सिर्फ ब्लू वाला एरिया निकाल देता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये वाला एरिया मैं निकालूंगा, इसका 4 गुना कर दूंगा। अब इसमें भी एक चीज है, अब या तो मैं ये वाला एरिया निकालूंगा, तो देखो पहले तो क्या होगा, ये पॉइंट क्या होंगे, ये वाला पॉइंट क्या होगा, जब ये दूसरा इलिप्स जीरो हो रहा है, दूसरा इलिप्स वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसमें एक्स की जगह जीरो डालोगे तो वाई हाफ आ जाएगा, तो ये पॉइंट पे हाफ आएगा एक्स, ये पॉइंट पे 1/√5 आएगा, ये पॉइंट पे जीरो आएगा। तो अगर आप वर्टिकल स्ट्राइप बना के करते हो, तो जीरो से लेकर 1/√5 तक ये पूरा एरिया निकालते हो, तो अपर कर्व जो है ये वाला x² + 4y², सॉरी हाँ, x² + 4y² बराबर 1, तो वहां से y आएगा 1 - x² का अंडर रूट, नीचे 4 का बाहर 2 आ जाएगा, प्लस 1/√5 से लेकर हाफ तक अपर कर्व ये है, और उसकी जो इक्वेशन है वो है आपकी 4x² + y² बराबर 1, तो वहां से क्या आ जाएगा, y² बराबर 1 - 4x² मतलब 2x का होल स्क्वायर का अंडर। तो इसको इंटीग्रेट कर लो, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर इसमें है, करनी पड़ेगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, जब आपने ये चीज ऑब्जर्व कर ही ली है कि ये सिमेट्री है भाई, तो देखो ये जो कर्व है ये वाली, इसका जितना एरिया वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, और ये जो है उसका वही लाइन के साथ और एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बनेगा वो, मतलब ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या आप समझ पा रहे हो, उनका एरिया सेम होगा। हाँ भाई, क्योंकि सिमेट्री है ना, तो ये जो लाइन है ये, इसके अबाउट ये दोनों मिरर इमेज है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि एक्स और वाई को इंटरचेंज करें। तो मैं कह रहा हूं ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये निकाल लो, या ये जो रेड वाला ये निकाल लो, ये भी दोनों सेम हो। आज चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो जो मैंने लिखा हुआ है, पर मैं तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ, अगर आपने वो इनवर्स वाला फंडा, ताकि कैलकुलेशन कम हो। इसमें 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला भी गंदा सा होता है, a²/2 मतलब x × x√a² - 2 प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। अगर सिर्फ मान लो लाल वाला या हरे वाला निकाल लेते हो आप, ठीक है, मान लो मैं सिर्फ देखो लाल वाला निकालना है तो फिर भी इजी, हरे वाले में तो फिर मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल बनेगा और फिर अलग करूंगा, या तो मैं वैसे करूँ, या सिर्फ लाल वाला निकाल, तो मैं लाल वाला निकाल लेता हूँ, है ना, मैं रेड वाला निकाल लेता हूँ। किसी को ऐसा नहीं है कि ग्रीन वाला निकाल नहीं सकते, ग्रीन वाला निकालना तुम ग्रीन वाला निकाल लो, ठीक है ना। किसी को दिक्कत है, मैं ग्रीन वाला निकाल के दिखाया तो भाई, तो आप देखो ग्रीन वाला एरिया निकालने के लिए क्या होगा, एक तो ये तो एक ट्रायंगल बनेगा, सीधी सीधी बात है, ये वाला, ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस 1/√5 इंटू हाइट 1/√5, तो 1/10 आ गई, ये एरिया तो आई क्या। अब मैं कौन सा निकालूंगा, ये ऑरेंज वाला, ये ऑरेंज वाला, तो ये पिंक प्लस ऑरेंज करूं या रेड करूं एक ही बात है ना। तो ऑरेंज वाला एरिया क्या होगा, अंडर रूट ऑरेंज वाला जो है वो ये वर्टिकल कर्व है, और वर्टिकल कर्व जो है वो ये है, तो 1 - 2x का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यहां से 1/√5 से लेकर 1/2 तक, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व यही है बस। तो इसमें इसको कैपिटल एक्स की तरह देखो तो फॉर्मूला क्या आएगा, कैपिटल एक्स मतलब 2x इंटू अंडर रूट 1 - कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर बाय 2, ये तो फॉर्मूला आएगा, बीच में माइनस, प्लस a²/2 साइन इनवर्स कैपिटल एक्स बाय ए, और इस पूरे फॉर्मूले में x की जगह 2x है तो एक हाफ एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है, और लोअर लिमिट 1/√5 है और अपर लिमिट हाफ है। जैसे मैं हाफ रखूंगा ये टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ रखूंगा साइन इनवर्स 1 और वो हो जाएगा π/2, π/2 और 2 π/4 हो जाएगा, π/4 आ जाएगी अपर लिमिट्स रखने के बाद। लोअर लिमिट रखूंगा 1/√5, तो 2 का स्क्वायर 4, 4/5 1/√5, यहाँ से भी 1/√5, ये 2 से 2 कट गया, तो 1/√5 √5 1/5 और 2 1/10 आ गया, ठीक है भाई, 1/10 आएगा ना, हाँ, माइनस के बीच में, और प्लस यहां रखूंगा तो हाफ, और ये हाफ 1/4 साइन इनवर्स ऑफ 2/√5। तो अल्टीमेटली इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, तो मेरा क्या आएगा, π/4
ये माइनस 1/10 कट जाएगा, -1/4 साइन इनवर्स 2/√5। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये टोटल आ गया। ये टोटल आया सिर्फ कौन सा, नीचे नीचे वाला पिंक प्लस ऑरेंज। इसका डबल करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, उसका 4 गुना करोगे मतलब टोटल 8 गुना। तो जो फाइनल एरिया होगा, फाइनल एरिया जो होगा अपना फाइनल एरिया, वो इसका 8 गुना आएगा। 8 टाइम्स π/4 - 1/4 साइन इनवर्स 2/√5। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 2π - 2 साइन इनवर्स 2/√5। ये आ जाएगा आपका एरिया। और ये पूछा क्या आपको, वैल्यू कॉट अल्फा पूछा है। अल्फा ये आ गया, अल्फा तो अल्फा ये आ गया, तो कॉट 2π - 2 साइन इनवर्स ऑफ 2/√5। ये इसमें 2π कैसे आ रहा है, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? चलो देखते हैं, ठीक है। तो कॉट 2π - थीटा क्या होता है? कॉट 2π - थीटा होता है माइनस कॉट 2 साइन इनवर्स 2/√5। अब साइन इनवर्स 2/√5 को क्या बोल दो, थीटा। तो साइन थीटा क्या हो गया, 2/√5। ये बन गया कॉट 2 थीटा, मतलब -1/10 थीटा। तो ये बन जाएगा -1/2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा -1/2 tan थीटा। साइन थीटा 2/√5 है, 2/√5 √5। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो tan थीटा 2 आ जाएगा, tan थीटा 2 आ जाएगा। तो 4 - 1 6, 4 - 1 3/4 0.75। तो देख रहे हो भाई, इसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन थी, और इवन कैलकुलेशन में बच्चे स्टक कर सकते हैं, काफी टाइम लग जाता है। और एग्जाम प्रेशर में तो वैसी हल्की सी, और ऊपर से आंसर भी पॉइंट में मार्क करना। तो ओवरऑल आई वुड से कि पेपर 2 की कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी थी कुछ कुछ क्वेश्चंस में, जैसे दोनों कॉम्प्रिहेंशंस में इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो था, और एक दो मल्टीपल अच्छे थे, बट ऐसा नहीं है, डूएबल। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट पेपर 2 सोल्यूशन। ओके, ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू।